जिस टॉपिक का बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो और बहुत से कमेंट्स आ रहे थे, यानी कि सप्त चक्र के बारे में कि एक डिटेल पॉडकास्ट होना चाहिए, तो आज का पॉडकास्ट सप्त चक्र से रिलेटेड है। और हम आज बहुत डिटेल में जानने वाले, जिन्होंने सप्त चक्र के बारे में आज तक नहीं सुना है, कि हमारा स्थूल शरीर है भी या नहीं भी। फिर भी जब हमको सपना आता है तो सपने में क्या हम देख रहे होते हैं, क्या सपने में हम चल रहे होते हैं, क्या सपने में हम सुन रहे होते हैं, लेकिन हमारी फिजिकल तो सब सेंसेस बंद हैं। ये बोलने को एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, ये सुनने को एक्सपीरियंस कौन कर रहा है। चक्रों के ब्लॉक होने का मतलब क्या होता है? तो कहते हैं जब कठोर वचन न बोल के आप अपनी बात को समझा पाते हो, वशीकरण है ये। आप वश में कर लेते हो दूसरे को। कैसे हमारी फिजिकल भी जो भी इलनेस चल रही होती है वो किस चक्र की वजह से हो रही होती है। वो सेल्फ लव का होना कुछ और है और अपने से मोहब्बत होना कुछ और चीज है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा, राम था, ये सब अलग अलग जो स्पीकर्स हैं, वो लोग एनर्जी सेंटर, सील्स, इन सब की जो बातें करते हैं, क्या ये चक्र ही है या कुछ और है? जैसे अलग अलग मुद्राएं लगाएं तो सांस अलग अलग जगह जाती है। ये मुद्रा लगाने से सांस अलग जगह जाएगी, ये मुद्रा लगाने से सांस अलग जगह जाएगी। ठीक वैसे ही तो डिटेल में आज का जो पॉडकास्ट है आपको अपने सातों चक्रों को बैलेंस करना सिखाएगा, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से, ताकि आप अपने जीवन में जिन भी चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, उन सब चैलेंजेस को आप खुद से हटा सको, सॉल्व कर सको और अपनी फुल लाइफ हैप्पीनेस के साथ, हेल्दी रहकर, ब्लेसिंग्स के साथ जी सको। एक बार फिर से वेलकम टू डॉक्टर शिखा पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और मोस्ट अवेटेड पॉडकास्ट है ये। 7 चक्रा के ऊपर बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रहे हैं, सो थैंक यू, आपने टाइम निकाला इसके लिए स्पेशल। प्लेजर इज ऑल माइन, थैंक यू। तो सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि ये जो चक्र होते हैं ये क्या होते हैं, और हम इस चीज़ के बारे में ना बहुत सुन रहे हैं आजकल। कोई उसको सील्स कहता है, कोई एनर्जी सेंटर्स बोल रहा है, कोई चक्र बोल रहा है, और वो जो भी बोल रहे हैं वो एक्चुअली एक ही चीज़ के बारे में ऐसा लग रहा होता है कि बात करें, तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं कि चक्र कुछ और है और एग्जैक्टली चक्र क्या होता है। अगर हमको इसको वाकई अपनी ज़िंदगी में उतारना है बहुत गहरे स्तरों पर, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। क्योंकि चक्र को समझने से पहले समझना पड़ेगा कि हम एक्चुअल में हम कौन हैं। तो जैसे एक एग्जांपल दूं कि एक कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर एक हार्डवेयर है और उसको सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर रहा होता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों तब काम करते हैं जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। जैसे ही हम बटन ऑन करते हैं तभी उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को ऑपरेट करता है। ठीक वैसे ही ह्यूमन बॉडी में जो हम इंसान लोग हैं, हमारे पास भी 3 शरीर हैं। एक है हमारा फिजिकल बॉडी जिसको हम स्थूल शरीर बोलते हैं। दूसरा है हमारा सूक्ष्म शरीर जिसमें हमारा पूरा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। और तीसरा है हमारा कारण शरीर। तो ये 3 शरीर मुख्यतः आते हैं, और चक्रों को समझने के लिए हम जो दूसरा शरीर है हमारा सूक्ष्म शरीर उसको समझेंगे। तो जो हमारा फिजिकल बॉडी है, ये फिजिकल बॉडी और बाकी के 2 शरीर मिलाकर के, यानी तीनों शरीर मिलाकर के 5 कोशों से, 5 लेयर से ये 3 शरीर बनते हैं। तो जो सबसे पहला शरीर है फिजिकल बॉडी जिसको हम कहते हैं, इसमें एक लेयर आती है अन्नमय कोश, जो अन्न से बनती है, खाने से बनती है, फिजिकल है, खाने से ही बनती है और यहीं मिल जाएगी पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, आकाश में। हमारी दूसरा जो शरीर है जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उसमें 3 कोश आते हैं, 3 लेयर्स आती हैं, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। तो जो प्राणमय कोश है, ये कोश जो है ये 72,000 नाड़ियों से बना है। 101 नाड़ियां हमारे हृदय से निकलती हैं और 101 नाड़ियां निकल के पूरे शरीर में फैलती हैं और 72,000 नाड़ियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। और 3 मुख्य नाड़ियां इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना इन 72,000 नाड़ियों को गवर्न करती हैं, चलाती हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी है जहां प्राण का प्रवाह हो रहा है। फिजिकल बॉडी जो ये स्थूल शरीर है, ये हार्डवेयर हो गया। वो जो प्राणमय कोश है, वो प्राणमय कोश में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है। और जो हमारी तीसरी लेयर है जो हमारे दूसरे शरीर में आती है, मनोमय कोश, वो हमारा सॉफ्टवेयर है। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, जितनी भावनाएं हैं, जितने डिजायर्स हैं, जितने इमोशंस हैं, जितनी फीलिंग्स हैं, वो सब उसका केंद्र है। तो चक्रों को समझने के लिए ये इसलिए बताए 3 शरीर, क्योंकि हमारा जो दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर, उस सूक्ष्म शरीर के प्राणमय कोश में जो नाड़ियां प्रवाहित हो रही हैं, वो 72,000 नाड़ियां पूरे शरीर में अलग अलग जगह पर फैली हुई हैं। अब वो नाड़ियां जहां पर भी आकर के मिलती हैं, ज्यादा नाड़ियां सुषुम्ना के मध्य में। मैंने बोला 3 नाड़ियां इंपॉर्टेंट हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल, पिंगला हमारी राइट नॉस्ट्रल और सुषुम्ना मध्य में। तो ये जो बिल्कुल सेंटर का पोल है, इस सेंटर के पोल में जहां जहां भी नाड़ियां आकर के मिलती हैं, उस जगह पर, जैसे हमने देखा है कि सड़कों पर हम देखते हैं पोल्स लगे हुए हैं, तो तारें जो हैं पोल्स पर आकर के कनेक्ट होती हैं। तो एक पोल पर बहुत सी तारें, बहुत सी वायर्स आकर के इकट्ठी होती हैं।
तो वो जो जगह इस पोल पर, सुषुम्ना पर, जहां पर भी वायर्स आकर के इकट्ठी होती हैं, वहां पर एक ऊर्जा का भंवर क्रिएट होता है। क्योंकि ये एनर्जी चैनल्स हैं, इनमें प्राण प्रवाह हो रहा है, तो वो ऊर्जा का एक भंवर, ऐसा गोल गोल जैसा भंवर क्रिएट होता है। तो उसको समझने के लिए साधारण शब्दों में हमने चक्र शब्द का इस्तेमाल किया कि ये हमारा चक्र है। क्योंकि वहां पर बहुत सी नाड़ियां, जैसे ट्रेन का जंक्शन होता है, एक चौराहा होता है, सभी गाड़ियां आकर के उस जगह पर गोल गोल आकर घूमती हैं और अपनी दिशा में आगे बढ़ जाती हैं। ठीक वैसे ही ये जो भंवर है, ये हमारे शरीर में सुषुम्ना, रीढ़ की हड्डी के साथ जिसको बोला जाता है, यहां पर आकर के वो ऊर्जा भंवर में प्रवाहित हो रही है और वहां पर आकर वो फ्लो कर रही है। तो ये प्राणमय कोश की वो इलेक्ट्रिसिटी जो उन 72,000 नाड़ियों में प्रवाहित हो रही है, वो इस हार्डवेयर को उस सॉफ्टवेयर से, यानी मनोमय कोश से जोड़ करके इस पूरे कंप्यूटर को, इस पूरे सिस्टम को उस सिस्टम की तरह चला रही है। तो उन्हीं को हम चक्र बोलते हैं। तो मतलब इसका एक फिजिकल रेलेवेंस भी है कि ऐसे हमें लगता है कि, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि वैसे स्पिरिचुअल टर्म है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि इस चक्र वक्र हैं, कुछ लोग वैसे ही मान रहे हैं। बट आपने जैसे बताया कि वो जो नाड़ियां हैं वो आपस में आकर जहाँ मिल रही हैं, वहाँ पर वो जो भंवर बन रहा है, तो ये आपने बड़ा प्रैक्टिकली बताया कि हाँ कैसे होता है। नहीं तो अभी हमें ऐसे ही लगता था कि हाँ कुछ ऐसे चक्र होते होंगे और ऐसे। और साथ ही जो चक्र आपने बताया कि ऐसे होते हैं, उसके साथ ही एक होता है कि चक्रों में कलर्स होता है। तो एक तो आपने बताया कि वो जो ऊर्जा का मिलन होता है आकर, तो वो भंवर के फॉर्म में जब फ्लो कर रही होती है तो वो चक्र बनते हैं। तो क्या वो कलर्स में बनते हैं? देखिए, हमारी पूरी संरचना नाद और रंगों से ही हुई है। हम पृथ्वी के हर एक धरती के कहीं के भी किसी भी अस्तित्व में देखेंगे तो हमको वहां पर नाद उत्पन्न होता हुआ दिखाई देगा। यानी सबसे पहली जो चीज चल रही है वो साउंड है, जिसको हम वेव्स के थ्रू नाप सकते हैं। और हम आज क्वांटम फिजिक्स में भी ये बात बोलते हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी। तो अगर हम सूक्ष्म स्तर पर, अगर हम क्वांटा के अंदर भी जाते हैं, तो हम वहां पर देखते हैं एनर्जी के पैकेट्स हैं, एनर्जी की वेव्स हैं, एनर्जी की स्ट्रिंग्स हैं। वो एनर्जी की स्ट्रिंग्स क्या हैं? वो नाद है, वो एक साउंड है, वो एक ध्वनि है जिसको हम माप सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से देखने वाली जितनी भी सृष्टि है, ये सृष्टि 7 रंगों से मिलकर के बनी है। सूर्य से भी जो किरणें आती हैं वो 7 आती हैं। जब भी हम उसको प्रिज्म के थ्रू देखते हैं, हमारी आंखों में ये कैपेसिटी नहीं है कि हम सूर्य के 7 रंग देख सकें। ठीक उसी प्रकार हमारे आंखों में ये कैपेसिटी नहीं है कि हम शरीर के भी 7 रंग देख सकें। लेकिन जब हम प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं तो हमको सूर्य के 7 रंग दिखाई देते हैं। जब वाष्पीकरण के कारण या और बहुत सी जियोमेट्रिक कंडीशंस के कारण जब इंद्रधनुष बनता है, तो हम उसमें भी 7 रंग देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यद ब्रह्मांडे तद पिंडे, जैसे जिससे ये ब्रह्मांड बना है वैसे ये पिंड बना है। तो अगर वो ब्रह्मांड 7 रंगों से मिलकर के बना है, यानी हमारी आंखें उन 7 रंगों को परसीव कर पा रही हैं, ठीक उसी प्रकार ये शरीर भी 7 रंगों से मिलकर के बना है। और हर एक चक्र एक कलर को रिप्रेजेंट करता है। और वो कलर सिर्फ रंग नहीं है खाली, वो कलर जो है वो तत्वों को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उसमें कलर आ जाता है। जैसे कभी भी देखो कि जो भी चीज जल तत्व को रिप्रेजेंट करेगी वो उसका कलर अलग होगा, जो चीज अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करेगी उसका कलर अलग होगा, जो चीज वायु तत्व को रिप्रेजेंट करेगी उसका कलर अलग होगा। तो ठीक उसी प्रकार ये पंच तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं कलर्स, हमारे चक्रास। तो इसलिए हर एक चक्र का अपना एक रंग है और हमारी बॉडी की भी रिदम जो है वो उन रंगों से मेंटेन होती है। जैसे पेड़ों की रिदम जो है कलर से मेंटेन हो रही है, धरती पर हर एक चीज की रिदम जो है कलर से मेंटेन हो रही है। ठीक उसी तरह ये जो नाद, ये जो ध्वनि, ये जो वाइब्रेशन, ये जो भंवर जो है चक्रों के माध्यम से हमारे पूरे सुषुम्ना में, हमारे प्राणमय कोश में चक्रों से प्रवाहित हो रहा है, वो कुछ कलर से डिनोट किया जाता है, ताकि पता चले कि हर एक भावना का एक रंग है, हर एक फीलिंग का एक रंग है और वो चक्र उससे संबंधित है। लेकिन क्योंकि ये स्थूल शरीर में नहीं है, ये फिजिकल बॉडी में नहीं है, जो फिजिकल बॉडी में उसे काट करके देखा जा सकता है, लेकिन जो प्राणमय कोश में है, जो अंदर की लेयर है, उसे काट कर नहीं देखा जा सकता, उसे एक्सपीरियंस किया जा सकता है। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर का हार्डवेयर आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन क्या सॉफ्टवेयर आंखों से देखा जा सकता है? नहीं। सॉफ्टवेयर में जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगी तो हार्डवेयर के थ्रू उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है कि हम उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर कहाँ है? क्या हम उसे पकड़ सकते हैं? क्या हम देख सकते हैं सॉफ्टवेयर किस जगह स्टोर्ड है? नहीं। ठीक उसी तरह ये सॉफ्टवेयर है और ये कहाँ स्टोर्ड है, ये एक अनुभव का एक्सपीरियंस है, ये काट कर देखने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो ठीक वैसे ही वो चक्रों का जो कलर्स थे उनका अनुभव योगियों ने किया, और आज जो भी व्यक्ति उस ध्यान को करता है वो उन रंगों को अनुभव करता है। तो बहुत अच्छे से आपने ना स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल रही है, क्योंकि मैं चाहती थी, क्योंकि आपसे अच्छा मुझे नहीं लग रहा था कि कोई इसको एक्सप्लेन करेगा चक्र को। तो आप बहुत अच्छे से शुरुआत से आपने बताया। पहले तो ये हमें बहुत क्लियर हुआ कि चक्र होते कैसे हैं। दूसरा आपने क्लियर किया कि वो 5 तत्वों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इसलिए कलर होता है। ऐसा नहीं होता कि हाँ फिल इन द कलर्स हो रहा है सिर्फ। तो इसी से आगे बढ़ते हुए, एक क्योंकि अभी हम बेसिक उसको कवर कर रहे हैं, तो जो चक्र होते हैं, आपने कहा 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमने सुना है 7 चक्र होते हैं। और कई स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस कहते हैं कि 6 चक्र होते हैं और एक ऊपर होता है, मतलब अलग अलग बताते हैं। तो एक्चुअल चक्र होते कितने हैं? देखो, ये बहुत ही गहरा और बहुत ही समझने लायक प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है।
इसमें हर एक साधक ने, हर एक एक्सपीरियंस जिसने किया, उसने इसको अलग अलग टर्मिनोलॉजीज दी, लेकिन वो मुख्यतः दो टर्मिनोलॉजीज में बढ़ती हैं, जिसमें सबसे पहले तो 6 चक्रों की बात की जाती है, क्योंकि जिस चक्र मैप को हम लोग फॉलो करते हैं, हम लोग खुद भी हम अपने रिट्रीट में प्रैक्टिस करवाते हैं और ज़्यादातर लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो 6 चक्र हैं। 6 चक्रों को, जिसका सबसे बड़ा हमें जो वर्णन मिलता है वो षट चक्र निरूपम में मिलता है। षट चक्र निरूपम एक ऐसा ग्रंथ है जो चक्रों के बारे में पूरी डिटेल व्याख्या देता है। इससे पहले चक्रों की बहुत सी व्याख्या हुई हैं, तंत्र में भी, हठ योग में भी, योग के बहुत से क्षेत्रों में भी, लेकिन उसका एक डिटेल्ड मैप हमको षट चक्र निरूपम ने दिया। तो अब षट चक्र निरूपम का नाम देखो, षट का मतलब 6, चक्र का मतलब वो सेंटर्स, और निरूपम का मतलब उसकी व्याख्या, उसकी डेफिनेशन। तो षट चक्र निरूपम ने 6 चक्र बताए: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, मणिपुर हमारा तीसरा चक्र, चौथा हमारा अनहद जो हमारे हृदय के हार्ट के पास होता है, पांचवा हमारा विशुद्धि कंठ के पास यहां पर होता है, छठा हमारा आज्ञा या आजना चक्र जो यहां थर्ड आई के पास होता है। तो ये 6 चक्र हैं बेसिकली। इनमें इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियों का प्रवाह हो रहा है, और इड़ा पिंगला हर चक्र को भेद कर क्रिस क्रॉस करके ऊपर की तरफ उठ रही है। तो ये प्रक्रिया 6 चक्रों तक चलती है। 7वां जो चक्र है, जिसको सहस्त्रार बोला गया या सहस्त्रार बोला गया, वो वर्णित किया गया है षट चक्र निरूपम में कि वो हमारे क्राउन में, टॉप ऑफ द हेड, ये जो तालू का एरिया है, ब्रह्मरंध्र इसको बोला गया, यहां पर लोकेटेड है। तो इस चक्र को खोलना नहीं है, इसके आगे कोई प्रवाह नहीं है, इसके आगे फिजिकल बॉडी नहीं है, इसके आगे डिफरेंट रेल्म है। इसलिए जो जागृत करने की बात है वो 6 ही चक्रों की है। 7वां चक्र वो द्वार है जहां आप पहुंचते हो, वो एंड पॉइंट है जहां पर आप पहुंचते हो। तो उसको भेद करके आगे नहीं निकलना, मतलब उसमें स्थापित होना है और फिर उसके अंदर अलग अलग रेल्म्स को, अलग अलग डायमेंशंस को एक्सपीरियंस करना है, अलग चेतना को एक्सपीरियंस करना है। तो इसलिए मुख्यतः 6 चक्रों की बात की गई है। लेकिन वहीं शैविज्म में आप अगर शिव संहिता में देखोगे या फिर विज्ञान भैरव तंत्र में देखोगे, विज्ञान भैरव तंत्र के 29वें 30वें श्लोक में बहुत डिटेल्ड वर्जन है और वहां पर 12 चक्रों की बात की गई है। मतलब जो तंत्र को फॉलो करते हैं या शैविज्म को फॉलो करते हैं, शिव को फॉलो करते हैं, वो 12 चक्रों का ध्यान करते हैं, 12 चक्रों की साधनाएं करते हैं। और उसमें जो सबसे पहला चक्र है वो, जैसे हमारा मूलाधार हमने देखा हमारे स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल एंड में, बेस ऑफ द स्पाइन, जिसको हम पेरिनियम मसल बोलते हैं, मूल बंध जहां पर हम लगाते हैं उसको हमने मूलाधार बोला है। लेकिन शिव विज्ञान में और विज्ञान भैरव तंत्र में यहां पर सबसे पहला चक्र बताया गया जनमग्र, उसके बाद बताया गया मूल। यानी जो हम मूलाधार बोल रहे हैं उसको शिव तंत्र में 2 चक्रों में डिवाइड किया गया है, अलग अलग। उसका कारण मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मैं हो सकता है मैं गलत भी हूं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अगर हम फिजिकल बॉडी में भी देखें तो मेल और फीमेल्स के 2 अलग अलग ग्लैंड्स हैं यहां पर, एक टेस्टीज है और एक ओवरीज है। तो ये बेसिकली दोनों गोनाड्स में आते हैं। तो हमने दोनों गोनाड्स को षट चक्र निरूपम में एक ही चक्र मान लिया, लेकिन शिव तंत्र में इसको 2 अलग अलग चक्र माना गया। तो जनमग्र, जनमग्र के ऊपर मूल, तो पहला चक्र है जनमग्र, दूसरा चक्र है मूल, तीसरा चक्र है कंध, चौथा चक्र है नाभि, पांचवां चक्र है हृदय, छठा चक्र है कंठ, 7वां चक्र है तालु। यहां पर 2 चक्र बताए गए, कंठ और तालु। और अगर हम फिजिकल उसमें भी देखें, मतलब अपनी एनाटॉमी में देखें, तो हमारे टोटल 10 हमारे मेजर ग्लैंड्स हैं। और ठीक वैसे ही चक्र भी शिव संहिता के हिसाब से 10 मेजर चक्र बॉडी में और 2 उसके बाहर बताए गए, तो टोटल मैं 12 ले रहा हूं। तो यहां पर हमारा चक्र आता है कंठ, और कंठ के साथ तालु। और अगर आप देखो 2 ग्लैंड्स क्या हैं यहां पर, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड, 2 ग्लैंड्स हैं जो यहां पर लोकेट करते हैं। तो यहां पर कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद भ्रूमध्य, भ्रूमध्य के बाद ललाट, ललाट के बाद यहां पर हम इस ललाट, यहां पर भी 2 चक्र बताए गए, और हमने यहां पर षट चक्र निरूपम के हिसाब से 1 चक्र लिया है, आज्ञा चक्र। लेकिन अगर हम फिजिकल बॉडी में देखें तो 2 ग्लैंड्स आते हैं, पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। और शिव चक्र, शिव संहिता के हिसाब से, विज्ञान भैरव तंत्र के हिसाब से यहां पर 2 चक्र लिए गए, भ्रूमध्य और ललाट। उसके ऊपर फिर एक और चक्र लिया गया जिसको बोला गया ब्रह्मरंध्र, जिसको हमने 6 चक्र, 7 चक्रों की व्याख्या में हमने इसको सहस्त्रार बोला है। लेकिन शिव दर्शन में यहां पर इसको 3 चक्रों से डिनोट किया गया है। यहां पर 3 चक्र क्या है, एक है हमारा ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र के ऊपर शक्ति और शक्ति के ऊपर व्यापिनी। शक्ति और व्यापिनी हमारे शरीर से बाहर के चक्र बताए गए हैं, और ब्रह्मरंध्र हमारे शरीर से जुड़ा हुआ चक्र बताया गया है। लेकिन षट चक्र निरूपम में या 7 चक्रों की व्याख्या में इन ऊपर के 3 चक्रों को एक ही साथ मिलाकर के सहस्त्रार चक्र की व्याख्या दी गई है। अब ये मैंने क्यों समझाया और इसका कारण क्या है। दिल्ली से मुंबई जाना है, दिल्ली से मुंबई जाना और वहां तक जाने का रास्ता मैटर करता है,
हम रास्ते में कितने चेक पॉइंट्स बनाएंगे ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। आप जा रहे हो सकता है आप 4 पड़ाव लो, आप 4 चेक पॉइंट्स बनाओ, और हो सकता है मैं वहां पर 10 चेक पॉइंट्स बनाऊं। तो कश्मीरी शैविज्म में या शिव तंत्र में, विज्ञान भैरव तंत्र में जो व्याख्या की जा रही है वो 12 चक्रों की जा रही है, लेकिन रोड वही है, मैप वही है, पहुंचना वही है। एक चक्र को 2 टुकड़ों में बांटा गया है, कई जगह 3 उसमें बांटा गया है। तो हमारे शरीर में ऐसा माना जाता है कि बहुत से चक्र हैं, लेकिन मुख्यतः इन 6 चक्रों के माध्यम से हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, बैलेंस करते हैं। और 7वां चक्र वो सहस्त्रार, या अगर विज्ञान भैरव तंत्र की माने तो ब्रह्मरंध्र, शक्ति और व्यापिनी, ये उसमें इंक्लूड होते हैं। तो मेजरली 6 चक्र या 12 चक्रों की व्याख्या है। 6 को ही 12 में तोड़ दिया गया है, और वो जो 7वां चक्र है वो हमारा स्थान है जहां पर उस चेतना को कुंडली रूप में जो मूलाधार में व्याप्त है उसको वहां पहुंचना है। बिल्कुल, तो जैसे कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कौन से 6 होते हैं और कौन से 12 होते हैं। तो हम 6 को मेजर लेकर चलेंगे, क्योंकि आपने कहा कि वो जो हैं वो उसी में ही चेक पॉइंट्स हैं और वो उसमें कवर हो जाते हैं, कवर। हमें मेजर उनके ऊपर फोकस करना है। अब जब हाँ चक्रों पे फोकस करने की बात होती है, तो आपने भी जैसे बोला, अब जब हम ध्यान करते हैं और उनके अंदर अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, तो सबसे पहले मेरे मन में ये सवाल आ रहा था कि वो जो हम ऊर्जा को बढ़ाते हैं, क्योंकि आपने शुरू में बोला कि वहाँ पर नाड़ियों का मिलन होता है और वहाँ पर जो ऊर्जा है वो आपस में वो बनती है, वो भंवर के फॉर्म में होती है। तो क्या ये बचपन से होती है और आगे चलते-चलते जो है ये ऊर्जा के ऊपर हमें फिर काम करना पड़ता है, कि हर किसी को ही काम करने की ज़रूरत होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे हमारा घर होता है, तो अगर हम घर को एक बार साफ कर दें तो क्या हमें दोबारा साफ करने की ज़रूरत होती है? बिल्कुल होती है। क्यों? क्योंकि कुछ दिन बाद हम फिर से वहाँ कुछ काम कर रहे हैं, हम फिर से वहाँ कुछ रख रहे हैं, सामान रख रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो फिर से वहाँ कुछ मेस क्रिएट हो जाएगा, और हमको रोज़ अपने घर को व्यवस्थित करने की, झाड़ू पोछा करने की, सफाई करने की ज़रूरत होती है। ठीक उसी प्रकार जो हमारे ये 3 शरीर हैं, ये तीनों शरीर लगातार एक्टिव हैं। जैसे कंप्यूटर का हार्डवेयर भी एक्टिव है, उसका सॉफ्टवेयर भी एक्टिव है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी हो रहा है, ठीक वैसे ये तीनों शरीर एक्टिव हैं। तो रोज प्रतिरोज हमको हमारे भावनाएं कुछ उत्पन्न हो रही हैं, हमारा प्राण रोज के बेसिस पर चल रहा है। तो किसी दिन प्राण बाधित हो गया, किसी दिन हम स्ट्रेस में आ गए, तो हमारी सांस, कहते हैं ना, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, जो वात जिस प्रकार चल रही है चित्त उसी प्रकार चलता है, और चित्त जिस प्रकार चलता है वात उसी प्रकार चलती है। तो किसी दिन चित्त डिस्टर्ब हो गया, मन डिस्टर्ब हो गया, मन के डिस्टर्ब होने से वात डिस्टर्ब, वात यानी प्राण जो चल रहे हैं, प्राण कहाँ चल रहे हैं? 72,000 नाड़ियों में, उन चक्रों में प्रवाहित हो रहे हैं। तो रोज प्रतिरोज जो है वो कहीं ना कहीं भावनाओं में ऊपर नीचे होगा, प्राण में ऊपर नीचे होगा। तो कहीं ना कहीं रोज हमको उस चक्र की साधना करने की जरूरत है, अनलेस एंड अनटिल हम एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां हमारा प्राण बैलेंस हो जाए और हमारा मन, हमारी भावनाएं बैलेंस हो जाए। उसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में टफ सिचुएशंस नहीं आए, उसका मतलब कुछ आता है तो मैं उससे विचलित नहीं होता, मेरी भावनाएं आहत नहीं होती। और ऐसा कहा जाता है कि हर 7 साल में एक चक्र मैच्योर होता है। मतलब ये एक मॉडर्न एनोलॉजी है कि 7 साल में जो है आपका मूलाधार बन जाता है, फिर उसके अगले 7 साल में आपका स्वादिष्टान बन जाता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि हमारा ये फिजिकल बॉडी का कोई सिस्टम नहीं है, ये सूक्ष्म शरीर का सिस्टम है। और सूक्ष्म शरीर का सिस्टम हमारे फिजिकल शरीर नहीं है तब भी वो रहता है। मतलब हमारा प्राणमय कोश, हमारा मनोमय कोश ऑपरेट कर रहा है। तो मुझे लगता है ये चक्र, हमारे ये जो एनर्जी सेंटर्स हैं, ये हमारे बने हुए ही हैं। लेकिन उम्र के साथ साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो ये चक्र जो है, वो जो प्राण ऊर्जा बचपन में पैदा होने से बिल्कुल सही से बैलेंस हो रही थी, वो धीरे धीरे डिस्टर्ब होनी शुरू होती है। तो जो ये 7 साल, 14 साल, 21 साल, 28 साल की जो एनोलॉजी दी जाती है, ये मुझे इसलिए लगता है दी जाती है कि 7 साल में कुछ भावनाएं मैच्योर होनी शुरू होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे में भी 7 साल में थोड़ा सा उसका अपने प्रति, अपने शरीर के प्रति, बच्चा अपना काम खुद करना पड़ता है, शरीर संभालने लगता है, तो शरीर के प्रति भाव आता है। तो पहला चक्र कौन सा है? मूलाधार। मूलाधार क्या है? शरीर से जुड़ा हुआ क्षेत्र, पूरे शरीर को रिप्रेजेंट करता है, ग्राउंडिंग को, सेफ्टी, सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक वैसे ही उसके बाद जो है हम ऊपर के चक्रों पर हर 7-7 साल में कुछ दूसरा चक्र हमारा 14 साल पर बोलते हैं। तो 14 साल में कहते हैं सेक्सुअलिटी थोड़ी मैच्योर होनी शुरू होती है, इंसान को अपनी जननेंद्रिय का, अपने उस प्राइवेट पार्ट्स का पता चलना शुरू होता है, उसके अंदर वो भावनाएं आनी शुरू होती हैं। तो हर 7 साल में मुझे लगता है कि ये बनते नहीं होंगे, यहां से जुड़ी भावनाएं अब हमको प्रभावित करने लगती होंगी। तो इसलिए ये बचपन से हैं, लेकिन हर 7 साल में कुछ ना कुछ, और इसीलिए हमने इसको मतलब 50 साल में देखा कि हम सहस्त्रार बन जाता है हमारा, पहुंच गए। लेकिन मुझे लगता है कि शायद जो हमारे यहाँ कल्पना दी गई थी 4 आश्रमों की, और उसमें आखिरी आश्रम था वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ के बाद, कि इंसान ग्रस्त होने के बाद वानप्रस्थ में पहुंचता है और अपने ध्यान के क्षेत्र में स्थापित हो जाता है। तो शायद इसको 50वें साल में हो सकता है बोला गया हो कि ये बन जाता है। तो मुझे लगता है कि एक एनोलॉजी रही होगी,
लेकिन ये शुरू से हैं और भावनाएं और प्राण इनको प्रभावित कर रहे हैं, और हमको रोज का रोज इनके ऊपर काम करना जरूरी है जब तक हम इसको पूरी तरह से बैलेंस नहीं कर लेते। अच्छा, ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे आपने बोला कि ये हमेशा से हैं, हमें रोज़ के रोज़ इनको, क्योंकि कुछ ना कुछ डे टू डे जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उनको इन्फ्लुएंस करती रहती है, तो हमें उन पे काम करने की ज़रूरत है। जबकि मैंने आज तक जो सुना वो ये कह रहे होते थे कि इसका ये चक्र ब्लॉक है, इसका ये चक्र ब्लॉक है, तो एक बार कोई काम कर लेगा और वो काइंड ऑफ एक मतलब वर्क लगता था कि एक बार इसको कर लेंगे, अब आपके सारे चक्र एक्टिव हो गए हैं, अब आपकी लाइफ बहुत बढ़िया रहने वाली है। आपने कहा कि हमें रेगुलरली उसके ऊपर काम करना पड़ता है, तो ये दो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? क्योंकि मोस्टली लोग इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं कि आपका दूसरा चक्र ब्लॉक है, आपका तीसरा चक्र ब्लॉक है, वो क्या चीज़ें हैं? बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे लगता है हम भी ये बात ज़रूर करते हैं। हमारे हम्म। रिट्रीट में लोग आते हैं, पार्टिसिपेंट्स आते हैं, तो पता चलता है किसका कौन सा चक्र ब्लॉक है, भावनात्मक स्तर पर, प्राण के स्तर पर। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हर एक इंसान में कुछ ना कुछ चक्र जरूर इम्बैलेंस, ब्लॉक बेसिकली समझाने के लिए एक शब्द यूज करते हैं, लेकिन ब्लॉक सही शब्द नहीं है, ओके। वो इम्बैलेंस सही शब्द है, कि वो इम्बैलेंस हो जाता है। ब्लॉक का मतलब होता है कि बिल्कुल ही रुक गया, तो रुका हुआ नहीं है, या तो वो ओवर एक्टिव होता है या वो अंडर एक्टिव होता है। तो इसको हम अगर ये टर्म दें इम्बैलेंस, तो ये ज्यादा खूबसूरत टर्म है, लेकिन मैं भी कई बार ब्लॉक बोल देता हूं क्योंकि जनरली समझाने के लिए हम इसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम देखें कि हर एक चक्र में कोई ना कोई चक्र, क्योंकि हर चक्र किसी ना किसी भावना का केंद्र है। जैसे हमारा मूलाधार है, वो सेफ्टी, सिक्योरिटी, ग्राउंडेड होने का, ये हमारा वो सेंटर है। हमारा जो दूसरा चक्र है, मतलब हमारा पहला चक्र सेफ्टी और आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, हमारा दूसरा चक्र जो है वो डिजायर को रिप्रेजेंट करता है। तो स्वाधिष्ठान में डिजायर है, इसीलिए हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स भी वहीं आते हैं। तो जितनी भी डिजायर है अच्छा करने की, डिजायर पूरी हो रही है, तो हमारा चक्र जो है वो हो सकता है ओवर एक्टिव हो जाए, हम ज्यादा डिजायर्स में चले जाएं। वो नहीं सप्रेस हो रही है तो वही अंडर एक्टिव हो गया, वो इम्बैलेंस हो गया। तो तीसरा जो हमारा चक्र है वो पावर को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी तरह की पावर। वो पैसे की पावर हो सकती है, नाम की पावर, पद की पावर, अपने आप को जानने की पावर। और ये जिसके पास वो पावर बहुत ज्यादा है, मतलब वो अहंकार में बहुत ज्यादा आ गया, उस किसी पैसे की पावर के कारण, अपने ज्ञान की पावर के कारण, अपने शरीर की सुंदरता की पावर के कारण, तो उसका चक्र हाइपर एक्टिव हो गया, क्योंकि अब वो उसी मोड में जी रहा है, तो यानी वो इम्बैलेंस है। और कुछ लोगों के पास बिल्कुल पावर नहीं है, किसी ना किसी क्षेत्र में उनको लगता है कि मेरे पास पैसा नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, सुंदरता नहीं, पद नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, उसका वो सप्रेस हो गया, तो वो इम्बैलेंस हो गया, वो मतलब अंडर एक्टिव हो गया। तो यानी कि हर चक्र एक भावनात्मक उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पावर के बाद यहां प्यार आता है, यहां एक्सप्रेशन आता है। जो एक्सप्रेस कर पा रहा है उसका ये बैलेंस है, जो ओवर ही एक्सप्रेस कर रहा है, बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है, बोलता ही, किसी ने नहीं भी सुनना तो भी बोलता रहता है, उसका ओवर एक्सप्रेसिव हो गया, यानी वो इम्बैलेंस हो गया। और जो कुछ बोलना चाहता है नहीं बोल पा रहा, उसका सप्रेस हो गया, अंडर एक्टिव हो गया, वो नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा। तो यहां इस तरह से सेफ्टी, सिक्योरिटी, आइडेंटिटी पहले चक्र में, दूसरे चक्र में डिजायर, तीसरे चक्र में पावर, चौथे चक्र में लव, पांचवें चक्र में एक्सप्रेशन, छठे चक्र में हमारा मन, यानी सब चीजों का कॉम्बिनेशन, कलेक्शन, यहां सिक्स्थ चक्र में, थर्ड आई चक्र में यहां पर होता है। और ये ब्रह्म का चक्र है, जिसको हमने बोला कि यहां कोई भावनात्मक स्तर नहीं होता, यहां भावनाओं से इंसान मुक्त हो जाता है, फ्री हो जाता है। तो अब ये मैंने इतना इसलिए समझाया क्योंकि ताकि मैं समझा सकूं कि जब हम बोलते हैं कि किसी एक व्यक्ति का कोई चक्र ब्लॉक होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर वो उसको ओपन, मतलब उसके ऊपर काम करता है, उसको बैलेंस कर लेता है, तो वो चक्र बैलेंस हो जाता है। लेकिन क्योंकि हमने सभी चक्रों को एक साथ बैलेंस नहीं किया, तो जो चक्र ब्लॉक था, जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊं, एक दांत में कैविटी हो गई। अब वो दांत में कैविटी जब ज्यादा लंबे समय तक रहती है ना, तो उसके लेफ्ट और राइट वाले दांत में भी वो कैविटी चली जाती है। ठीक उसी प्रकार जब मेरा हृदय चक्र ब्लॉक रहता है, तो मेरा विशुद्धि और मेरा मणिपुर चक्र भी इससे प्रभावित हो जाता है। अब मैंने हृदय चक्र को बैलेंस किया, लेकिन मणिपुर और विशुद्धि को बैलेंस नहीं किया, तो कुछ दिनों बाद ये जो मणिपुर और विशुद्धि गड़बड़ थे, ये फिर से मेरे हृदय चक्र को इम्बैलेंस कर देंगे। तो यानी मैंने उस चक्र को बैलेंस किया, मेरा सब ठीक हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद भावनाओं ने मुझे फिर से वापस खींच लिया। तो इसलिए जरूरी है कि एक चक्र के ऊपर काम करना अच्छी बात है, चक्र को इम्बैलेंस से बैलेंस में लाना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ पूरे चक्रों की साधना, ताकि ये चक्र बैलेंस करते करते इसके नीचे और इसके ऊपर का जो चक्र है, भंवर है, वो भी भंवर बैलेंस हो, ताकि हम एक ऐसे स्थान पर पहुंच सकें जहां पर हम कुछ समय के बाद, इसलिए कहा जाता है 90 दिन या 180 दिन लगातार सप्त चक्र ध्यान या चक्र ध्यान हमें करना चाहिए, ताकि हर एक चक्र बैलेंस हो और फिर किसी एक चक्र के ऊपर काम करने की जरूरत ना पड़े। बहुत अच्छे से आपने समझाया है ये कि सारे चक्रों का इम्बैलेंस होने का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। एक बीच में हार्ट चक्र रह गया था, और मोस्टली लोगों को हार्ट चक्र से रिलेटेड रहता है कि हमारा, क्योंकि आपने कहा ब्लॉक वर्ड यूज़ नहीं करना, वर्ड यूज़ किया जाता है मोस्टली ये कि हार्ट चक्र ब्लॉक है, हार्ट चक्र ब्लॉक है। तो वो आपका रह गया था बीच में बताना कि उसके इम्बैलेंस होने का मतलब क्या है। हाँ, मैंने बताया कि उसका मतलब, क्योंकि ये लव का केंद्र है, प्यार का केंद्र है, तो जिस व्यक्ति को प्यार बचपन में कभी नहीं मिला, वो प्यार से सप्रेस्ड है,
और कुछ लोग प्यार इतना ज़्यादा होता है कि वो इतने एम्पैथेटिक हो जाते हैं, एम्पैथाइज करने लगते हैं दूसरों से, कि वो अपने प्यार की बाउंड्रीज ही भूल जाते हैं और वो दूसरों में ही अपने प्यार को डिसॉल्व करने लगते हैं। जिसको प्यार नहीं मिला वो भी दूसरे से एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे ये प्यार दे ताकि मैं संपूर्ण फील करूं, और जो बहुत ज़्यादा उसका चक्र एक्टिव है वो दूसरों को प्यार बांटता रहेगा, और जिस चक्कर में वो अपनी बाउंड्रीज को भूल करके उसको हर्ट मिलेगा, क्योंकि वो इतना प्यार बांटेगा तो वो एक्सपेक्ट भी करेगा कि मुझे वापस प्यार मिले, तो वो कहीं ना कहीं ओवर एक्टिव और अंडर एक्टिव इस कैटेगरी में काउंट होता है हमारा हार्ट चक्र। लेकिन मुझे लगता है कि वो व्यक्ति जो अपने हृदय में स्थापित हो जाए, जो प्यार अपने आप से करने लगे, जो प्यार अपने अंदर ढूंढने लगे, बाहर कहीं नहीं ढूंढने लगे, वो अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करता है। और फिर उसके चाहे बचपन में प्यार मिला हो न मिला हो, वो ज्यादा बांट रहा हो नहीं बांट रहा हो, अपने से प्यार करने से वो चक्र आपका बैलेंस होता है। उस लव को महसूस करने से वो प्यार जो है आपका हार्ट चक्र बैलेंस होता है। तो ये हार्ट चक्र भी ओवर एक्टिव अंडर एक्टिव हो जाता है। तो बहुत अच्छे से आपने बताया है, और जिनको भी अब लग रहा है एक बार नोट कर लेना या पॉज करके पॉडकास्ट को और लिख लेना कि कौन से चक्र के इम्बैलेंस होने का क्या मतलब होता है, ताकि आप डिटेल में आइडेंटिफाई कर सको कि कौन सा आपको लग रहा है कि आपका चक्र इस टाइम पे इम्बैलेंस है, ताकि आगे अभी अब जो हम पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हर चक्र पे काम करना है ताकि वो एनर्जी का फ्लो प्रॉपर बना रहे, वो हम कैसे करेंगे। तो अब हम एक एक चक्र के बारे में जानेंगे कि कैसे हमें उसे बैलेंस करना है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ जानना चाहती थी कि आपने बोला कि इमोशनल लेवल पे हमारी कई चीज़ें होती है, भावनात्मक लेवल पे कई चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो इम्बैलेंस क्रिएट होता है। हमने पावर का नाम लिया और सारी चीज़ें आपने इमोशन रिलेटेड बताई। लेकिन हमने कई जगह ये पढ़ा और सुना है कि अगर हमारे चक्र में जो एनर्जी है उसका इम्बैलेंस हो जाता है तो उसकी वजह से ही जितनी भी हमारी बीमारियां हैं वो मैनिफेस्ट हो जाती हैं शरीर में। तो क्या ऐसा भी होता है? इसका जवाब हाँ भी है और ना भी, क्योंकि इसको जो व्यक्ति समझेगा वो इसको ज़रूर हाँ बोल पाएगा, और जो नहीं समझेगा उसके लिए ये ना है। तो इसलिए समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे हम देखें कि हमारे जितने भी चक्र हैं वो चक्र क्यों बने, क्योंकि ऊर्जा के बहुत सारे नाड़ियाँ जो थी, जो एनर्जी चैनल्स थे, वो चैनल एक जगह पर आकर इकट्ठे हो रहे हैं और वहाँ पर एक भंवर क्रिएट हो रहा है ऊर्जा का। पहला तो ये। दूसरा, उस जगह पर क्योंकि प्राणमय कोश में वो नाड़ियां हैं, जो प्राणमय कोश की नाड़ियां भंवर पैदा कर रही हैं, और वो जो भंवर पैदा हो रहा है उस भंवर के पैदा होने से वहां पर कुछ भावनाएं भी पैदा हो रही हैं। क्योंकि हर नाड़ी जो काम कर रही है, कुछ नाड़ियों का कॉम्बिनेशन जब हमारे मूलाधार में आकर के मिलता है तो एक अलग भावना उत्पन्न होती है, और कुछ नाड़ियों का कॉम्बिनेशन, 72,000 नाड़ियां हैं, कुछ नाड़ियों का कॉम्बिनेशन जब हृदय में आकर के भंवर क्रिएट करता है तो वहां अलग भावना पैदा होती है। जैसे मैंने बोला, मूलाधार में सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड होना, फियर, ये सब वहां पर केंद्रित है। और लव, कुछ नाड़ियां जो यहां आकर मिलती होंगी वो हृदय के साथ एक तंत्र बनाती होंगी और यहां पर मोहब्बत का भाव पैदा करती होंगी। तो प्राणमय कोश में प्राण प्रवाह हो रहा है, वो प्राण का इम्बैलेंस हो जाए तो भी हमारा चक्र जो है इम्बैलेंस हो जाता है, यानी प्राण सही से नहीं प्रवाह हो रहा है। और भावनात्मक स्तर पर किसी भावना का इम्बैलेंस हो जाए, बहुत ज्यादा भावना में हम ओवर एक्टिव हो जाएं, बाउंड्रीज को भी डिसॉल्व कर दें, और या फिर हम उन भावनाओं को सप्रेस कर लें, तो तब भी हमारे उस चक्र पर इंपैक्ट होता है, तब भी हमारा चक्र प्रभावित होता है। लेकिन अगर हम इसको फिजिकल उसके हिसाब से देखें, अब मैंने बोला कि हमारी बॉडी को तो काट करके देखा जा सकता है कि कहाँ पर क्या ऑर्गन है, कंप्यूटर को काट करके देखा जा सकता है कहाँ हार्ड डिस्क है, कहाँ रैम है, कहाँ मदरबोर्ड है, कहाँ चिप है, कहाँ प्रोसेसर है। लेकिन सॉफ्टवेयर को काट कर नहीं देखा जा सकता, सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। ठीक वैसे ही इस फिजिकल शरीर को अगर हम काट करके देखते हैं तो हमें चक्रों के हिसाब से ही 7 मेजर ग्लैंड्स, षट चक्र निरूपम के हिसाब से देखें अगर हम, और अगर हम विज्ञान भैरव तंत्र के हिसाब से देखें तो टोटल 12 सब ग्लैंड्स मिलाकर के टोटल 12 ग्लैंड्स हमें मिलते हैं। जिसमें अगर हम यहां से शुरू करें तो सबसे पहले हमारे यहां पर अगर 6 चक्रों की बात करें तो पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, 2 ग्लैंड, तीसरा ग्लैंड हमारे पास यहाँ थायराइड ग्लैंड, चौथा ग्लैंड हमारे पास यहाँ थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड के नीचे हमारे पास यहाँ पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स, उसके बाद एड्रेनल ग्लैंड, और उसके बाद गोनाड्स, हमारे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, टेस्टीज और ओवरीज। और अगर हम इसी को जब हम कश्मीरी शैविज्म की बात करते हैं, शिव तंत्र की बात करते हैं, विज्ञान भैरव तंत्र की बात करते हैं, तो वहाँ 12 चक्रों की बात की गई, जिसमें 2 शरीर से ऊपर बताए गए और 10 शरीर में बताए गए। तो अगर हम 10 ग्लैंड्स देखें टोटल तो 10 ही ग्लैंड्स मिलेंगे। यहाँ 6 के हिसाब से पीनियल और पिट्यूटरी, लेकिन एक और ग्लैंड है, मतलब एक ऑर्गन है जिसको हम एंडोक्रीन ऑर्गन बोलते हैं, वो है हमारा हाइपोथैलेमस। यहां पर हमारे 2 चक्र बताए गए उसके हिसाब से कि हमारा कंठ आ गया और कंठ के बाद तालु आ गया, तो यहां थायराइड और पैराथायराइड, यहां पर थाइमस, थाइमस के बाद यहां पर हमारा एड्रेनल ग्लैंड, हमारा पैनक्रियाटिक ग्लैंड, पैनक्रियाटिक ग्लैंड के बाद एड्रेनल ग्लैंड, फिर उसके बाद जो है हमारे 2 ग्लैंड्स मेल और फीमेल में, टेस्टीज और ओवरीज अलग अलग, लेकिन 6 चक्रों में हम इसको एक ही सेक्सुअल ग्लैंड्स बोल के या रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स बोल के समाप्त कर देते हैं। तो देखो, ये कोई
मतलब कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि जहां जहां पे चक्र हैं, जितने जितने चक्र हैं, वहां वहां पर ही ग्लैंड्स हैं। और हमारी बॉडी को केमिकली गवर्न कौन कर रहा है? मतलब पूरी बॉडी में हम बोलते हैं कि हम केमिकल बीइंग हैं, हम केमिकल से चल रहे हैं, प्रोटीन बन रहा है, सारा पूरा प्रोसेस केमिकल से हो रहा है, हैप्पी केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, नेगेटिव केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। तो ये केमिकल्स रिलीज कौन कर रहा है? कौन इनको गवर्न कर रहा है? ये कर रहे हैं हमारे ग्लैंड्स। अगर हमारे केमिकल्स ही शरीर में रिलीज नहीं होंगे तो हम, ये शरीर का जो तंत्र है, ये तंत्र चल ही नहीं पाएगा। और देखो, क्या ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि जहां जहां पे चक्र हैं वहां वहां पे ही ग्लैंड्स हैं फिजिकल बॉडी में? मतलब यहां पर पिनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, और यहां पर ही हमने भ्रूमध्य और ललाट यानी आज्ञा चक्र को बताया। यहां पर ही हमारा थायराइड ग्लैंड है और पैराथायराइड है, और यहां पर ही हमने विशुद्धि चक्र या फिर हमने कंठ और तालु को बताया। यहां हमारा थाइमस ग्लैंड है और यहीं पर हमने हृदय चक्र को बताया। यहां पर जो है हमारा पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स हैं, जो हमारी पैनक्रियाज काम करती हैं, बीटा सेल्स रिलीज होते हैं। यहीं पर हमने जो है मणिपुर चक्र को बताया। उसके नीचे का जो चक्र है हमारा, जिसको हम स्वादिष्टान बोलते हैं, यहां पर ही हमारे एड्रेनल ग्लैंड्स हैं, जो हमारे कॉर्टिजोल को, एड्रेनलिन को, मैंने बोला ना डिजायर का केंद्र है। तो ये डिजायर जो है बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वो कॉर्टिजोल, एड्रेनलिन एक्सेस में रिलीज हो रहा है, यही सप्रेस हो गया तो कॉर्टिजोल हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, जो रिलीज होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं डिजायर सप्रेस करता है जो व्यक्ति, उसका कॉर्टिजोल, एड्रेनलिन रिलीज ही नहीं हो रहा। तो ये नेगेटिव केमिकल्स नहीं है, जरूरी भी है हमारे शरीर के लिए। और ठीक वैसे ही मूलाधार में मूलाधार चक्र या फिर दो चक्र मूल और जो शैविज्म में जिसको कहा गया, वो दो चक्र मिला करके हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यहां पर काम कर रहे हैं। तो कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। और अगर आप देखो, आज जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें पता चलता है जब क्वांटम फिजिक्स आई कि एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी, और सब कुछ एनर्जी से ही मैटर में मैनिफेस्ट हो रहा है। और इसी को काल भैरव में रिक्त सूक्त में कहा गया, अव्यक्त से व्यक्त पैदा होता है, सूक्ष्म से स्थूल पैदा होता है। तो जो सूक्ष्म है वो सूक्ष्म ही स्थूल को पैदा कर रहा है। मतलब जो हमारा, हम मर जाते हैं, हमारा सारा शरीर अग्नि ले लेती है। अग्नि अग्नि इकलौती ऐसी चीज है जो शरीर को, स्थूल को सूक्ष्म में कन्वर्ट कर देती है। स्थूल सब उसने ले लिया और सूक्ष्म में उसको कन्वर्ट कर दिया, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर फिर भी कहीं रहता है। अगला फिर हम जन्म लेते हैं, वो सूक्ष्म शरीर वापस से आ जाता है। तो उसी सूक्ष्म शरीर में जो मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त के कारण जो हमारे संचित कर्म बने, उसी के हिसाब से हमारा नया शरीर बनेगा। तो यानी जो सूक्ष्म है वही स्थूल का निर्माण कर रहा है। अब ये इसलिए समझाया क्योंकि यहां समझ आ सके कि ये जो सूक्ष्म शरीर में चक्र हैं, यही हमारे स्थूल शरीर का निर्माण कर रहे हैं, यही हमारे स्थूल शरीर को डिकोड कर रहे हैं, यही हमारे स्थूल शरीर को चला रहे हैं। तो अगर हमारे प्राण ऊर्जा का किसी चक्र में इंबैलेंस है, या भावनात्मक स्तर पर हमारे चक्रों में कहीं पर भी इंबैलेंस है, तो वो इंबैलेंस धीरे धीरे शरीर में दिखने लगता है। क्योंकि अगर ये नोट करना, और बहुत से लोग ये बात जानते भी हैं और इसको एक्सपीरियंस भी करते हैं, कि अगर ये मैंने बोला एक्सप्रेशन का केंद्र है, एक्सप्रेस करने का, कई लोग ओवर एक्सप्रेस कर रहे हैं, ओवर एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये कंठ चक्र हाइपर एक्टिव हो गया है। हाइपर एक्टिव होना भी इम्बैलेंस है। तो इसीलिए अगर आप देखोगे, ओवर एक्सप्रेस किया तो हाइपरथायरॉयडिज्म, अंडर एक्सप्रेस किया तो हाइपोथायरॉयडिज्म। तो थायराइड कहां हो रहा है? यहीं पर तो हो रहा है, इसी चक्र के पास। मतलब मैं इसको एसोसिएशन कर नहीं रहा हूं और कर भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि फिजिकल बॉडी को काट के देखा जा सकता है, सूक्ष्म शरीर का एक्सपेरिमेंटल लेवल पर काट कर नहीं देखा जा सकता, उसको अनुभव किया जा सकता है। तो ऋषियों ने हजारों साल पहले इसको अनुभव किया, जो हम आज भी छोटा मोटा इसको अनुभव करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हर एक चक्र एक ग्लैंड के साथ, उस एरिया के साथ एसोसिएटेड है, संबंधित है। इसलिए जब वहां पर उस चक्र में कुछ इंबैलेंस होता है, तो कुछ समय के बाद वही इंबैलेंस उसी जगह के फिजिकल बॉडी के क्षेत्र में होने लगता है। और ये हमने एक नहीं, सैकड़ों हजारों पार्टिसिपेंट्स के साथ देखा है। जब वो हमारे पास रिट्रीट में आते हैं, कुछ चैलेंज लेके आते हैं, भाई मेरी बॉडी में ये चैलेंज है, मुझे ये डिजीज है, मुझे ये दिक्कत है, या मुझे डिप्रेशन, एंग्जाइटी है, तो पता चलता है कि ये जो फिजिकल डिजीज हो रही है, इसका मतलब इनके इस चक्र में चैलेंज हो सकता है। और ये चक्र किस भावना से एसोसिएटेड है, फिर हम उसको लिंक करके देखते हैं। तो फिर हम वहां पर उस भावना को बैलेंस करने का काम विजुअलाइजेशंस के माध्यम से करते हैं, और ध्यान और सांसों के माध्यम से वहां पर प्राण को प्रवाहित होने का, करने का काम करते हैं। और फिर मतलब मैंने सिर्फ ये माना नहीं कि हमारे षट चक्र निरूपम में लिखा है या विज्ञान भैरव तंत्र में लिखा है तो इसको मान लो। हमने तो उसके प्रयोग किए, और प्रयोग करने के बाद देखा कि जब कोई इंसान किसी एक डिजीज के साथ, किसी एक चैलेंज के साथ आता है, अगर वहां पर उसकी उस भावनाओं को बैलेंस कर दिया जाए और वहां पर प्राणों को बैलेंस कर दिया जाए, तो उसकी वो डिजीज में वो बेहतरी हासिल करने लगता है। अगर वो सरेंडर करके उस प्रोसेस को करता है और 100% रिजल्ट मिलते हैं। अगर वो सरेंडर्ड है और बिना एक्सपेक्टेशन के केवल ध्यान को ध्यान के लिए कर रहा है, हीलिंग के लिए नहीं कर रहा, तो उसको रिजल्ट मिलते हैं।
तो यानी कि ये उन टेक्स्ट के हिसाब से भी मैं वैलिडेट करता हूं और मेरे अपने अनुभव के हिसाब से भी मैं वैलिडेट करता हूं कि वाकई फिजिकल ग्लैंड्स, फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर उस सूक्ष्म का ही रिप्रेजेंटेशन है। तो कभी भी हम स्थूल को फिक्स नहीं कर सकते हैं, कभी, मेरा ऐसा मानना है, कभी भी नहीं कर सकते हैं। हम सूक्ष्म से दोबारा कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लो एक हमने कोई मिट्टी ली, मिट्टी लेकर के अब हम उस मिट्टी में कितना भी कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, कुछ भी बनाने के लिए, घड़ा बनाया, मटका बनाया, बर्तन बनाया। लेकिन एक बार वो बर्तन बन गया तो क्या हम उसको दोबारा कुछ बना सकते हैं? बर्तन में कुछ चेंज लेके आ सकते हैं, घड़े में, मटके में कुछ चेंज लेकर के आ सकते हैं जब वो बन गया? नहीं। परिवर्तन कहां होगा? परिवर्तन होगा सूक्ष्म स्तर पर, सूक्ष्म के लेवल पर। तो ये फिजिकल ग्लैंड्स फिजिकल बॉडी के साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन हम फिजिकल के ऊपर न काम करके उस सूक्ष्म में काम करते हैं, ताकि कुछ समय के बाद, उसके प्रयासों के बाद, ये स्थूल को वो सूक्ष्म अपने आप बैलेंस कर ले। बहुत अच्छी आपने बात बोली और उससे एक चीज़ समझ में आने लगी है कि जो भी हमारी फिजिकल रियलिटी है, तो उसमें जो भी हमें किसी तरह के इश्यूज अगर फेस हो रहे हैं, फेस हम कर रहे हैं, कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ग्रास रूट लेवल पे एनर्जीज में हमारे काम करने की ज़रूरत होती है। और वो वही हो गया एक तरीके से कि जो पेड़ है उसकी जो जड़ों में है वहाँ कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गई और हम सिर्फ उसकी पत्तियों को साफ करते जा रहे हैं कि कुछ इन्फेक्शन हो रहा है उसको ठीक कर दो, ऊपर टहनियों को ठीक कर दो, जबकि जो जड़ है उस पर काम करना था। जब जड़ पे हम काम कर लेंगे, जो कि चक्र के थ्रू आपने कहा कि एनर्जी को बैलेंस करके हम कर लेंगे, तो जो फिजिकल रियलिटी हमारी लाइफ में है, जो भी, चाहे वो फिजिकल डिसीजेस के फॉर्म में मैनिफेस्ट हो रही है, चाहे साइकोलॉजिकल इश्यूज के हो रही है, या फिर और कोई भी लाइफ में किसी तरह का चैलेंज हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इनसे ही एसोसिएटेड है। तो इन पे काम करने से हम उनको भी ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो हम अब इसको डिटेल में एक एक चक्र से समझते हैं, ताकि जो ऑडियंस अभी सुन रही है वो एक एक के ऊपर काम करना शुरू कर सके प्रैक्टिकली। तो सबसे पहला चक्र जो कि मूलाधार है, उससे हम शुरू करेंगे कि सबसे पहले उसका स्थान एग्जैक्ट क्या होता है और किस तरीके से हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। मूलाधार का जो स्थान है वो हमारा पेरिनियम मसल बताया गया, यानी हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो जहाँ पर जाकर के समाप्त होती है। इसको समझाने के लिए एक टर्म मैं उपयोग करता हूँ कि हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, हमारा एनस और हमारे प्राइवेट पार्ट के बीच में जो जगह है, वो जगह जब हम नीचे बैठते हैं तो हमारी जगह, वो चेयर पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, कहीं भी नीचे ज़मीन पर बैठे हैं, तो जगह वो जो एनस और प्राइवेट पार्ट के बीच में एग्जैक्टली धरती को टच हो रही है। इसीलिए हमारे वो ग्राउंडिंग का भी क्षेत्र बोला गया। इसीलिए हमारे मूलाधार को पृथ्वी तत्व के साथ एसोसिएट करके बताया गया है कि वो पृथ्वी तत्व का केंद्र है हमारा मूलाधार, क्योंकि उसी से हम ग्राउंडेड होते हैं, उसी से हम ज़मीन के साथ संपर्क में आते हैं और उसी के साथ हमारी सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी होती है। इस चक्र का कलर, क्योंकि पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है, इस चक्र का कलर है लाल। लाल रंग मूलाधार कलर को, चक्र को रिप्रेजेंट करता है। और मूलाधार में सेफ्टी, सिक्योरिटी, आइडेंटिटी, ये सब इमोशंस आते हैं। तो अगर मैं जिंदगी में सेफ महसूस कर रहा हूं तो मेरा मूलाधार चक्र ऑटोमेटिकली मुझे समझ में आता है कि बैलेंस होगा, मैं सिक्योर महसूस कर रहा हूँ, मेरी आइडेंटिटी से मेरे साथ कोई क्लैशेस नहीं है, मैं डुअल पर्सपेक्टिव से नहीं जी रहा हूँ, डुअल आइडेंटिटी से नहीं जी रहा हूँ। मेरी जिंदगी में मैं अपने भविष्य को लेकर के सिक्योर हूँ, मैं अपने शरीर को लेकर के सिक्योर हूँ, मुझे शरीर में भय नहीं आता। तो इसका मतलब है मेरा मूलाधार चक्र जो है वो बैलेंस्ड है। लेकिन इनमें से कुछ भी चीज़ बहुत ज़्यादा ओवर पावर कर गई है और बहुत ज़्यादा सप्रेस हो गई है, डर, घबराहट, चिंता उसमें आ रही है, तो इसका मतलब मेरा मूलाधार चक्र इम्बैलेंस है। अब इम्बैलेंस होने का मतलब ये नहीं है कि कोई फिजिकल डिस्क है जो घूमना बंद कर गई है। उसका मतलब ये है कि जैसे मैंने एक एनालॉजी दी थी एग्जाम्पल से, कि हमारा एक हमने पोल देखा और पोल के ऊपर बहुत सी तारें आकर के मिल रही हैं। तो आपने देखा होगा कि जब कभी भी स्पार्किंग हो रही होती है तो पोल पे ही हो रही होती है, तारों में कहीं नहीं हो रही होती। यानी अगर मैं इसको प्राणमय कोश से एसोसिएट करूं तो इतना भंवर बना हुआ है कि प्राण अगर सही से नहीं प्रवाहित हो रहा तो इसका मतलब वहां कुछ ना कुछ स्पार्किंग हो रही है। समझाने के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि रियल में कुछ स्पार्किंग हो रही है, समझाने के लिए। जैसे पोल पर बहुत तारों का झुंड है तो वहां चांसेस ज्यादा हैं कोई ना कोई स्पार्किंग होने के, एक सिंगल तार पर, वायर पर कम है। ठीक वैसे ही प्राणमय कोश में इतने प्राणों की ऊर्जा, इतनी नाड़ियां वहां से घूम रही हैं, प्रवाहित हो रही हैं, कि अगर हमने प्राणों का प्रवाह सही से नहीं किया तो किसी ना किसी नाड़ी में प्राण सही से न जाने के कारण उस प्राण का इंबैलेंस होगा, नाड़ी सिकुड़ेगी जो बाकी नाड़ियों पर भी इंपैक्ट डालेगी। और दूसरी एनालॉजी मनोमय कोश के रूप में देना चाहूंगा कि जैसे आपने देखा होगा कि अभी 1-2 दिन पहले बच्चे बहुत पतंग उड़ा रहे थे, काइट्स उड़ा रहे थे बहुत सारी। तो आप देखोगे कि वो जो जाल है ना तारों का, जो पोल के पास है, वहां बहुत कुछ आकर के फंसेगा। वहां पेड़ से उड़ने वाले पत्ते आकर के फंसेंगे, किसी बच्चे की पतंग उड़ेगी, अटकेगी तो वहां आकर के फंसेगी, कुछ आंधी चली, कुछ पत्ते उड़े, कुछ कागज उड़ा, कुछ भी उड़ा, वहां जाकर के। क्यों? क्योंकि वहां पर एक जाल है, एक समूह है। लेकिन एक सिंगल तार पर पतंग फंस जाए, बहुत कम चांसेस हैं। एक सिंगल तार पर कोई पत्ते फंस जाए, चांसेस ही नहीं है, जीरो है। लेकिन वहां समूह है। ठीक उसी तरह भावनात्मक स्तर पर भी वो जो चक्र है, कोई ना कोई भावना आकर के वहां आकर के फंस जाती है।
क्योंकि उससे हम प्रवाहित नहीं हो पा रहे। तो ठीक वैसे ही मूलाधार में सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड होना, जिंदगी में आगे बढ़ने का हमारे पास मौका नहीं मिल पा रहा है, या मैं बहुत ही आगे अपने फ्यूचर को लेके फ्यूचरिस्टिक हो रहा हूँ और मेटेरियलिस्टिक बहुत ही ज़्यादा चीज़ों में जा रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं ये, तो वो ओवर पावर, अंडर पावर हो जाता है। कलर इसका लाल है, पेरिनियम मसल इसका स्थान है। तो अगर हम अपने जिंदगी में ये भाव करें ध्यान के माध्यम से कि मैं जिंदगी में, मेरे पास पूरी सेफ्टी है, मैं कंप्लीटली सिक्योर हूं, मैं किसी चीज से डरता नहीं हूं, मेरा भविष्य बहुत सुनहरा है, मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, शरीर को लेकर के मुझे कोई रोग नहीं है, भविष्य में मेरे साथ कोई भी चिंता, कोई भी समस्या होने का कोई मौका ही नहीं है, तो ऐसा करने से मैं अपने मूलाधार को बैलेंस कर सकता हूं। हर चक्र को बैलेंस करने के तंत्र में और योग में 4-5 तरीके बताए गए हैं। एक है भाव के माध्यम से, तो मूलाधार को मैं भाव के माध्यम से भी बैलेंस कर सकता हूं, और हम रिट्रीट में बोलते भी हैं भाव ही भगवान है, भाव ही सबसे बड़ी चीज है। तो भाव अगर मैं करता हूं कि मेरे चक्र में सब कुछ बैलेंस है और उस एरिया पर मैं ध्यान लगाता हूं तो मेरा चक्र बैलेंस होता है। दूसरा है श्वास के माध्यम से, अगर मैं सांसें लेता हूं और अपने भाव करता हूं कि ये सांसें मेरे मूलाधार चक्र को प्रभावित कर रही हैं और उसको एक्सपैंड कर रही हैं और उस जगह को प्रभावित कर रही हैं, तो मैं उसको सांसों के माध्यम से प्रभावित कर सकता हूं। तीसरा है ध्यान के माध्यम से, कि अगर मैं केवल उस चक्र का ध्यान करता हूं और उस चक्र को ध्यान के माध्यम से स्पिन होता हुआ देखता हूं तो मैं उसको ध्यान के माध्यम से भी बैलेंस कर सकता हूं। और चौथा है नाद के माध्यम से। नाद मतलब ध्वनि, कि अगर मैं एक स्पेसिफिक ध्वनि का उच्चारण करता हूं तो हर एक ध्वनि एक चक्र से एसोसिएटेड दी गई और उसके उनको बोला गया बीज मंत्र। बीज क्या होता है? बीज पैदा होता है और वहां से वृक्ष बनता है। ठीक उसी प्रकार हमारे सूक्ष्म शरीर में अगर हम ये जो बीज रूप में सब भावनाएं और प्राण सब पड़ा है, यही वृक्ष बन के हमारा शरीर बनता है, बीमारी बनता है, सेहत बनता है। तो अगर हम उन बीज मंत्रों का उच्चारण करें तो मूलाधार का बीज मंत्र है लम। लम, भ्रामरी में जैसे हम हमिंग करते हैं, बेसिकली ये हमिंग ही है, लेकिन इस हमिंग के पहले ल शब्द का उच्चारण करने से ये हमिंग का केंद्र मूलाधार बन जाता है। तो ये हमिंग मूलाधार चक्र में जाती है। जैसे अलग अलग मुद्राएं लगाएं तो सांस अलग अलग जगह जाती है, ये मुद्रा लगाने से सांस अलग जगह जाएगी, ये मुद्रा लगाने से सांस अलग जगह जाएगी। ठीक वैसे ही जो हम हमिंग कर रहे हैं, हम ल लगाने से ये हमारे मूलाधार चक्र में जाकर के स्पंदित होगी और मूलाधार को बैलेंस करेगी। तो 4 माध्यम से बेसिकली मेजर हम इसको रिट्रीट में भी लोगों के साथ बैलेंस करते हैं और एक व्यक्ति इसको बैलेंस कर सकता है। मूलाधार के बारे में ये पूरी की पूरी कहानी है। तो जो आपने बीज मंत्र बताया कि लम का उच्चारण करना है, तो अगर कोई इसको उच्चारण करने के थ्रू मेडिटेशन में भी करे, ध्यान में भी करे, और साथ ही अगर कोई बीज मंत्र का उच्चारण करना चाहता है तो उसका मतलब क्या तरीका क्या होगा और कितनी बार उस मंत्र का उच्चारण करना है? खाली पेट करना है कि रात को करना है कि सुबह करना है, कैसे करना है? बहुत अच्छा सवाल है। जब हम चक्र के कोई भी अलग ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, या श्वास के माध्यम से या ध्यान के माध्यम से हम चक्रों को बैलेंस कर रहे हैं, उस समय पर हम बीज मंत्र का उच्चारण नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय हम एक अलग प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं, हम एक अलग रूट को फॉलो कर रहे हैं। हम सांसों को फॉलो कर रहे हैं, या फिर हम ध्यान को फॉलो कर रहे हैं, या फिर हम विजुअलाइजेशन के थ्रू भाव कर रहे हैं, वो एक अलग माध्यम है। ठीक वैसे ये 4 अलग अलग माध्यम हैं। इसके अलावा और भी बहुत माध्यम है। जैसे मूलाधार चक्र है तो मूलाधार हमारा पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर लोग पृथ्वी के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करें, नंगे पांव जमीन पर चलें, पहाड़ को टच करें, पहाड़ पर चलें, रेत पर चलें, मिट्टी पर चलें, घास पर चलें, तो ये पृथ्वी तत्व जब बैलेंस होगा तो मूलाधार अपने आप बैलेंस होगा। तो ध्यान मार्ग बहुत सारे हैं, मतलब बहुत अलग अलग मार्ग हैं। उनमें से एक मार्ग है बीज मंत्र का उच्चारण करना, वहां पर नाद को लेकर के जाना और नाद उस जगह को बैलेंस करे। तो इसको किसी भी ध्यान के साथ, पहली बात तो आपके प्रश्न में जो आया, किसी के साथ एसोसिएट नहीं करना कि हम मूलाधार चक्र का ध्यान कर रहे हैं, कलर स्पिन कर रहे हैं और साथ में हम लम का उच्चारण कर रहे हैं। नहीं, हमको केवल जब हम नाद का उपयोग कर रहे हैं तो नाद का ही उपयोग करना है, और हमको मूलाधार का ध्यान करते हुए कि वो किस जगह पर है, सांस गहरी लेनी है और लम का उच्चारण करते हुए उस मूलाधार चक्र को ध्यान में रखना है। ये जो नाद है ये 3 मिनट तक कम से कम होना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूं कि 7 चक्रों का अगर आप साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो 21 मिनट का ये नाद मूलाधार से लेकर के स्वादिष्ठान तक, लम वम रम जैसे सब मंत्र होते हैं, बीज मंत्र, 3-3 मिनट सबको करना चाहिए। लेकिन कई बार कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मैं किसी एक चक्र पे ज्यादा काम करना चाहता हूं, तो मैं उनको बोलता हूं कि फिर आप सप्त चक्र ध्यान करो, सांसों के माध्यम से चक्रों को बैलेंस करो, या फिर भाव के माध्यम से चक्रों को बैलेंस करो। लेकिन उसके साथ चक्र बैलेंस करने से पहले आपको जो चक्र इम्बैलेंस लगता है उसके बीज मंत्र का उच्चारण कर लो 3 मिनट। तो अगर मुझे लगता है मैं जिंदगी में सेफ्टी को लेकर बहुत चिंतित हूँ, सिक्योरिटी को लेकर, आइडेंटिटी मेरी क्रैश हुई रहती है बिल्कुल ही, मैं बिल्कुल भी अपनी जिंदगी में फ्यूचर को लेकर के सर्टेन नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डरा रहता हूँ, मेरा इसका मतलब मूलाधार ब्लॉक है। तो आप सप्त चक्र का ध्यान करेंगे, चक्र साधना करेंगे, सांसों के माध्यम से करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले 3 मिनट आंखें बंद करके लम का उच्चारण करेंगे। अब अगर ये खाली पेट हो तो सबसे अच्छा,
खाली पेट होने से हमारी ऊर्जा को, प्राण को प्रवाह करने के लिए स्पेस मिलता है और हमारे पेट को यानी हमारे शरीर को भी डाइजेस्टिव सिस्टम में एंगेज होने का मौका नहीं मिलता। अदरवाइज पेट भरा हुआ है तो डाइजेस्टिव सिस्टम और शरीर का जो पूरा तंत्र है वो डाइजेशन में एंगेज्ड है। खाली पेट करना इसलिए अच्छा है क्योंकि शरीर और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर सब तीनों एक साथ अवेलेबल हैं। तो खाली पेट इसको सबसे पहले सुबह सुबह कर सकते हैं, लेकिन दिन में कभी भी करो, 2 घंटे खाना खाए हो गए तो भी कर सकते हो। उस चक्र के बीज मंत्र का उच्चारण करो और उसके बाद जो है आप चक्र ध्यान, चक्र साधना या सांसों के माध्यम से चक्रों को बैलेंस करना है वो कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आपने ये मूलाधार के बारे में बताया। नेक्स्ट जो होता है स्वादिष्टान। स्वादिष्टान को कैसे बैलेंस करेंगे? हर एक चक्र को बैलेंस करने के यही 4 तरीके हैं कि आप उसको ध्यान के माध्यम से आप वहां पर ध्यान करते हैं। दूसरा, आप भाव करते हैं कि वो चक्र मेरा घूम रहा है, मैं भाव करते हुए देख रहा हूं कि उस जगह पर वो चक्र मेरा फैल रहा है, बड़ा हो रहा है, वहां पर लाइट चल रही हैं, कलर मेरा दिख रहा है, भाव का प्रयोग होता है। तीसरा, वहां सांसों का प्रयोग होता है कि मेरी सांसें उस चक्र पर जा रही हैं, उस चक्र से वापस आ रही हैं। जैसे ही मैं सांस लेकर के जाता हूं चक्र एक्सपैंड होता है और जैसे ही मैं सांस छोड़ता हूं चक्र स्पिन करना शुरू करता है। भाव करना है सांसों के साथ भी। और चौथा, बीज मंत्र, जो मैंने अभी बोला, बीज मंत्र के साथ ठीक वहीं जो ये हमारा दूसरा चक्र है, ये हमारा जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मूलाधार पृथ्वी तत्व को करता है, ये जल तत्व को करता है। तो जल के साथ कनेक्शन करना भी इस चक्र को बैलेंस करता है। और हमने जल के साथ कनेक्शन बिल्कुल ही तोड़ दिया है। मतलब हम जब नहा रहे होते हैं तो हमको ये भी नहीं पता होता कि हम नहा रहे हैं। हमारे लिए वो डेली रूटीन का एक ऑटोमेटेड प्रोसेस बन चुका है, ऑटो पायलट पे जा चुका है। हम नहा के कब बाहर आ गए हमें ये भी नहीं पता चलता कि हम नहाए भी थे। इसलिए नहाते हुए उस जल को महसूस करना कि ये जल जो है जब शरीर पर पड़ रहा है तो पूरे शरीर का शुद्धिकरण कर रहा है। शरीर से जितनी भी इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, शरीर में कुछ भी है, उसको निकाल रहा है मेरे शरीर से। और इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि पूरे शरीर को जल में डुबाना, जो कि तभी पॉसिबल होता था जब पुराने लोग हमारे नदियों में या झरने में या तालाब में या कहीं पर भी जहां नेचुरल सोर्स है। स्विमिंग पूल में भी ये पॉसिबल है, लेकिन जो नेचुरल पानी है, रुके हुए पानी में प्राण का प्रवाह उतना बेहतरीन नहीं होता जितना बहते हुए पानी में प्राण का प्रवाह होता है। तो झरने में जब भी आप नहा रहे हैं, नदी में जब भी आप नहा रहे हैं, तालाब में जब भी आप नहा रहे हैं, समंदर में जब भी आप नहा रहे हैं, तो पूरे शरीर को आप जब पानी में डुबाते हैं, डुबा करके आप ये भाव करते हैं कि ये जल मेरे पूरे शरीर को क्लेंज कर रहा है और जैसे ही मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा मेरा पूरा शरीर एक नया भावनात्मक स्तर पर, आपने ये सोचा कि रूप ले लेगा। तो ये जल तत्व को बैलेंस करता है। और आपने जल तत्व को बैलेंस किया तो आपने स्वादिष्टान चक्र को बैलेंस किया। और इसके साथ 4 वो तरीके जो हमने पहले चक्र के लिए बताए वो हर चक्र पे एप्लीकेबल होते हैं। तो इसका कलर और बीज मंत्र? हाँ, इसका जो कलर है ये ऑरेंज कलर होता है और इसका जो बीज मंत्र है वो वम होता है। मतलब जैसे हमने ल का उच्चारण किया म के साथ, वैसे ही वम का उच्चारण करना है हमें इस चक्र को बैलेंस करने के लिए। और इसका जो कलर है वो ऑरेंज कलर है। तो कुछ ऐसा भी है कि जिसके इस चक्र में कुछ इश्यूज होंगे, उनको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज होते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। जिसको भी चक्रीय इम्बैलेंस होगा वो रिप्रोडक्टिव, क्योंकि ये हमारा सेक्स का केंद्र है। मैंने बोला दूसरा चक्र जो है डिजायर का केंद्र है। तो डिजायर के केंद्र में हमको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़े हुए जितने भी इश्यूज हैं, मतलब फीमेल्स में जो पीसीओएस है, पीसीओडी है, या कंसीव न कर पाना है, या मेल्स में लो टेस्टोस्टेरोन है, लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम है, ईडी की प्रॉब्लम है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे सेक्सुअल ग्लैंड से रिलेटेड, ये हमारे डिजायर का केंद्र है। क्योंकि हमारी लस्ट का केंद्र यही है, डिजायर का केंद्र यही है। शरीर को आगे बढ़ाने का, जिंदगी को आगे बढ़ाने का केंद्र यही है। डिजायर से ही हम आगे बढ़ते हैं ना जीवन में। तो ऐसे ही जनरेशंस भी आगे डिजायर से बढ़ती हैं, तो ये उसका केंद्र है। तो इसलिए अगर हम जल तत्व और देखेंगे, हमारे ऑर्गन्स भी, हमारा यूरिन हम पास करते हैं वो हमारे इसी रीजन में आता है। तो इसलिए हमारा जल तत्व इसी एरिया को रिप्रेजेंट करता है। बहुत अच्छे से आपने इसको एक्सप्लेन किया। अब अगला जो मणिपुर चक्र होता है, मणिपुर चक्र जो है उसका कलर है येलो, बिल्कुल ब्राइट येलो इसका कलर है। और इसका जो बीज मंत्र है वो है रम। रम बीज मंत्र से हम इसका उच्चारण करते हैं मणिपुर का। और ये हमारी नाभि के ठीक 3 इंच या 2 इंच ऊपर लोकेटेड होता है। और जो इससे पहले का हमारा चक्र था स्वादिष्टान, वो हमारी नाभि के नीचे उपस्थ जिसको बोला गया, लोअर एब्डोमेन एरिया जिसको बोला गया, ये वहां पर लोकेटेड होता है जो स्वादिष्टान था। मणिपुर नाभि से 3 इंच ऊपर लोकेटेड होता है। अब ये हमारे पावर का क्षेत्र है। पावर मतलब आप देखो, यही वो एरिया है जहां पर जठराग्नि जलती है। तो जो आपने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम, वो कहाँ है? वो हमारी जठराग्नि का केंद्र है, वो हमारे स्टमक का केंद्र है, हमारे पेट का केंद्र है। तो पेट का केंद्र कौन सा है? हमारा तीसरा चक्र, मणिपुर चक्र। तो जितने भी डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, हमको आईबीएस हो रहा है, इनडाइजेशन हो रहा है, हमको एसिडिटी हो रही है, अपच हो रहा है, ये सब हमारा इस पेट के क्षेत्र से संबंधित होता है, नाभिक क्षेत्र जिसको बोला जाता है। और यहाँ पर जो हमारे ग्लैंड्स आते हैं वो यहाँ पर हमारे पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स आते हैं। और पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स के साथ थोड़ा थोड़ा एड्रेनल ग्लैंड का भी यहाँ पर कनेक्शन हमको देखने को मिलता है। तो अगर हम इसको बैलेंस करना चाहते हैं, वही 4 तरीके हैं कि हम ध्यान कर सकते हैं, हम भाव कर सकते हैं, हम प्राणवायु को वहां लेकर के जा सकते हैं, बीज मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, और उसी के साथ
हम यहाँ पर अग्नि तत्व, क्योंकि ये हमारा डाइजेस्टिव क्षेत्र है जो हमारा जठराग्नि को रिप्रेजेंट करता है, तो जितना हम अग्नि तत्व के साथ कनेक्ट करते हैं उतना हमारा ये चक्र बैलेंस होता है। मतलब कोई लोग रिचुअल्स नहीं करना चाहते, मतलब ये ध्यान नहीं करना चाहते, साधना नहीं करना चाहते, सांसों का कुछ पता नहीं है कैसे करना है, कैसे बीज मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहते, तो अग्नि तत्व को बैलेंस करो। यानी अग्नि तत्व का मतलब है कि आप रोज जो है पूजा पाठ कर रहे हो तो आप दिया कर रहे हो, धूप बत्ती जला रहे हो। दिए की लॉ को हमने देखा ना, हम ऐसे करके लेते हैं। हम क्यों लेते हैं? हम उस अग्नि तत्व के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं। हमारे यहाँ पर यज्ञ क्यों होते थे, अग्निहोत्र क्यों होता था? उसका कारण यह था कि हम उस अग्नि तत्व के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। ठीक वैसे ही सूर्य के साथ जुड़ना, अग्नि तत्व के साथ जुड़ना है। हम धूप बत्ती भी नहीं कर रहे, दिया भी नहीं कर रहे, भगवान में भी नहीं मानते, तो 15 मिनट रोज सूर्य के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करो। रोज सुबह जब सूर्य उदय का समय है और सूर्यास्त का समय है, सबसे अच्छा समय है सूर्य के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का, क्योंकि इस समय पर यूवीए यूवीबी का जो कॉम्बिनेशन है वो सबसे बेस्ट होता है। दिन में जब भी मौका मिले बाहर जरूर निकलो, छाया में निकलो। उस समय भी धूप का ऐसा हमको लगता है कि हम धूप सीधा शरीर पे पड़ेगी तो ही हम धूप में बैलेंस हो रहे हैं, नहीं। मतलब हम पेड़ के नीचे भी बैठे हैं तो भी धूप का प्रवाह उतना, यूवी जो किरणें हैं वो हम तक बराबर से पहुंच रही हैं। तो दिन में कभी भी आपको मौका मिले सूर्य के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करो। तो ये जो सूर्य को बैलेंस करना है, अग्नि तत्व को बैलेंस करना है, ये भी हमारे मणिपुर को बैलेंस करता है, क्योंकि अग्नि का केंद्र है और उसी के साथ वो चारों तरीके से हम इस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। कलर इसका जो है ब्राइट कलर येलो है और उसी के साथ रम बीज मंत्र है इसका। बहुत अच्छे से बताया ये भी आपने, मतलब बहुत एक एक चीज़ की क्लैरिटी हो रही है। और डेफिनेटली आप लोग नोट्स ले रहे होगे तो ही बेनिफिट होगा, अदरवाइज सुनकर कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है खाली, क्योंकि आप सुनोगे फिर आप भूल जाओगे। लिखोगे तो याद रहेगा, याद रहेगा तो ही उसको फॉलो करोगे, फॉलो करोगे तो ही बेनिफिट होगा, सिर्फ सुनने से बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए नोट ज़रूर करते रहो। हम आगे बढ़ते हैं। अनाहत चक्र। अनाहत चक्र, अनाहत चक्र हृदय चक्र बोला जाता है। हमारा थाइमस ग्लैंड यहाँ पर एसोसिएटेड है, हमारे शरीर का एक बहुत प्रमुख ग्लैंड है जो हमें हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये वही क्षेत्र है जहाँ पर थाइमस में हमारे टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स, जो CD4+ सेल्स, CD8+ सेल्स, हमारे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, हाइपर टी सेल्स, जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी, हमारे कैंसर सेल्स को ईट कर रहे हैं, हमारी बॉडी में ट्यूमर्स को खा रहे हैं, हमारी बॉडी में रोज पता नहीं कितनी तरह के बैक्टीरिया वायरस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उसका ये क्षेत्र है हृदय क्षेत्र। हमारा थाइमस यहाँ पर होता है ग्लैंड। तो हृदय चक्र एक वो चक्र है जो हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट चक्र माना गया। सबसे इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा किसी को 100 या 90 नहीं, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं इसको सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ। उसका कारण ये है कि तंत्र के हिसाब से हमारे शरीर में 101 नाड़ियां फूट रही हैं हृदय से, जो बाकी जाकर पूरे शरीर में 72,000 का रूप लेती हैं आगे जाके। जैसे मुख्य नदियां जो हैं वो कुछ एक ही हैं, मतलब गंगोत्री से, गोमुख से गंगा निकल रही है, वो फिर आगे जाकर वो अलकनंदा भी बनती है, वो भागीरथी भी उसमें आकर के मिलती है, सब नाड़ियां ऐसे अलग अलग जाके मिलती हैं। तो मुझे लगता है कि वो केंद्र है जहां से 101 नाड़ियां हमारे शरीर के लिए फूटी, और यही वो केंद्र है। जैसे हमने रिट्रीट में भी देखा है कि हम एक हार्ट ब्रेन कोहेरेंस करते हैं, तो अगर हमारा हार्ट बैलेंस ना हो तो हमारा ब्रेन कभी भी बैलेंस नहीं हो पाता। हार्ट और ब्रेन अगर बैलेंस हो, कोहेरेंट हो जाए, तो कोई भी हीलिंग, कोई भी प्रैक्टिस, कोई भी चीज हमारे लिए यूं काम करती है। लेकिन अगर हृदय बैलेंस नहीं है तो बाकी सब चीजें हमारे लिए काम नहीं करती। और आप देखो, यही वो सेंटर है जो हमारे लोअर एनर्जी सेंटर्स को, लोअर चक्रास को और ऊपर के चक्रास को कनेक्ट करता है। मतलब कोई चक्र अच्छा या बुरा नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो लोअर चक्रास हैं ये हमारे शरीर के साथ सेफ्टी, स्टेबिलिटी, हमारे सर्वाइवल मोड के साथ कनेक्टेड हैं, और जो ऊपर के चक्रास हैं ये हमारे लव, हैप्पीनेस और हीलिंग और ब्लिस के साथ कनेक्टेड हैं। और इन 3 नीचे के चक्र और 3 ऊपर के चक्रों को जोड़ने का काम कर रहा है हमारा हृदय चक्र। इसीलिए लोअर 3 चक्रास जब बैलेंस होते हैं तो बाकी चक्रास को बैलेंस करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि अब हमने अपने हृदय के साथ उनको कनेक्ट करके बैलेंस कर लिया। तो ये स्थान है हमारे हृदय का। रंग है इसका हरा, ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है। तो जितनी भी चीजें ग्रीन आप एसोसिएट नेचर में कर पाओ, पेड़ के साथ, पत्तों के साथ, हरी किसी भी चीज के साथ, हरी सब्जियों के साथ, तो जब हरे कलर को आप अपनी बॉडी में बैलेंस करते हो तो भी ये चक्र बैलेंस होने लगता है। तो अगर आप देखोगे कि ये हमारे वायु का क्षेत्र भी है, और वायु का क्षेत्र का मतलब है कि जब भी आप वायु के संपर्क में आते हो, आप वायु के साथ एक होते हो, यानी आप खुले में जाते हो, आप नेचुरल जो एयर है उसको एब्जॉर्ब कर पाते हो, पहाड़ों में जाओ, समंदर में जाओ, प्राणायाम करो जिससे वायु का बैलेंस आपके साथ, आपके शरीर में प्रॉपर हो सके, तो आप वायु तत्व को बैलेंस करते हो। ग्रीन इसका कलर है। यम जो है वो इसका बीज मंत्र है। तो अगर हम यम बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हम अपने हृदय चक्र को बैलेंस करते हैं, और उसी के साथ बाकी चारों तरीके जो पहले चक्र के सब चक्रों के लिए बताए थे वो हम उपयोग में ला सकते हैं। बिल्कुल। और जैसे कि आपने कहा कि जो हृदय चक्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नीचे और ऊपर के चक्रों को ये कनेक्ट कर रहा होता है। तो मोस्टली कहा जाता है कि लोग इसी चक्र पे अटके रह जाते हैं और ये चक्र इनका इम्बैलेंस हो जाता है।
आपने शुरुआत में बताया कि अगर ये ओवर एक्टिव है और अंडर एक्टिव है, इसमें क्या फ़र्क होता है कि ओवर एक्टिव है कि प्यार इतना बांट रहा है कि उसको रिसीव करना नहीं आ रहा है, और अंडर एक्टिव इतना इतना है कि उसको मिल ही नहीं रहा है। तो जो ये प्यार वाला इमोशन है और जो ये हार्ट है और जो चक्र है, इसमें इस पे काम कैसे और ज़्यादा डिटेल में करें कि मतलब कैसे प्यार को रिसीव करना सीखें वो लोग जो लोग नहीं रिसीव कर पाते हैं और ओवर गिवर हैं? इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जब भी आप ध्यान करने बैठें तो अपने ध्यान को हृदय चक्र में लेकर के जाएं। मतलब हम कभी भी, जैसे मैंने बोला, हम जो स्थूल है हम उस स्थूल को फिक्स नहीं कर सकते हैं, हम सूक्ष्म को फिक्स कर सकते हैं। तो हम अगर प्यार को फिक्स भी करना चाहते हैं कई बार, तो हम, ये ठीक वैसा ही है कि हमने जो चोर था उसी को जज बना दिया। मतलब उसको अब अपनी गलती कभी लगेगी नहीं। ठीक उसी प्रकार से वो मन, वो माइंड जो प्यार के डिप्राइवेशन में है, उसी को ही हमने ये सीट दे दी कि तू ही प्यार को महसूस कर अंदर, लेकिन वो उस अंदर अपने प्यार को महसूस ही नहीं करेगा क्योंकि हमने चोर को ही जज बना दिया है। मतलब ये हम ठीक वैसा ही काम कर रहे हैं। तो हमको भावनात्मक स्तर पर इसके तरीके बहुत सारे हैं। मैं भी लोगों को कई बार बताता हूं जिनका बहुत ज्यादा इंबैलेंस होता है या जिनको लगता है कि हमें अपने साथ कनेक्ट करके ही आनंद आएगा, उनको मैं बताता हूं कि आप अपने साथ प्यार महसूस करो, अपने खुद को लव करो, लेकिन उसमें वो सेल्फ लव का होना कुछ और है और अपने से मोहब्बत होना कुछ और चीज है। ये कुछ और ऐसे है कि अपने से मोहब्बत होने का मतलब है कि आप अपने आप में परिपूर्ण हो, संपूर्ण हो। मतलब आप कोई वैलिडेशन तब किसी दूसरे से सीख नहीं कर रहे हो, और इसमें आप किसी दूसरे की निंदा भी नहीं करते हो कि तुम मुझे वैलिडेशन नहीं दे रहे हो तो तुम कौन हो, मैं अपने आप में संपूर्ण हूं, ये अहंकार है। मतलब वो न किसी की निंदा करता है, न किसी से वो एक्सपेक्ट करता है, वो अपनी मौज में मस्त है। वो कब मस्त होता है? जब उसका हृदय चक्र सूक्ष्म रूप से बैलेंस होता है। तो सूक्ष्म रूप से बैलेंस करने का मतलब है कि आप अपने हृदय चक्र पर ध्यान लेकर के जाएं, अपनी सांसों को लेकर के जाएं हृदय चक्र पर, और ऐसा भाव करें कि यहां जा रही हैं, यहां पर एक ग्रीन कलर की बहुत बड़ी लाइट जो है वो एक्सपैंड कर रही है, और फिर आप अपनी सांसों को यहां से वापस छोड़ रहे हैं। फिर आप सांसों को लेकर के जा रहे हैं, हर एक सांस के साथ इस हृदय चक्र का जो साइज है ग्रीन कलर का वो बढ़ता जा रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में आप देखेंगे आपकी पूरी बॉडी को ग्रीन कलर ने घेर लिया हुआ है। आपके आसपास का जितना भी स्पेस है ग्रीन कलर ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया हुआ है। तो ये सूक्ष्म रूप से आपके हृदय चक्र को बैलेंस करने का तरीका है। और जब ये बैलेंस होता है तो ना इंसान ओवर लव में जाता है, यानी वो इतना ज़्यादा कंपैशनेट नहीं हो जाता कि वो कंपैशन में जाकर के बाउंड्रीज को डिसॉल्व कर दे और खुद भूखा प्यासा रह जाए, और वो इतना भी सप्रेशन नहीं करता कि वो दूसरों में उस चीज़ की सीख कर रहा हो कि मैं तुमको, मुझे लव देना चाहिए, तुम्हें मुझे प्यार देना चाहिए। उसका केवल एक तरीका है कि सूक्ष्म रूप में जाकर वो जो मिट्टी है उस मिट्टी में जाकर उसको मोल्ड किया जाए। वो घड़ा बनने के बाद मोल्ड करने का कोई स्थान फिर वैसा ही है। बहुत से लोग कर रहे हैं, एफर्मेशंस बोलते हैं कि मैं बहुत प्यार बांट रहा हूँ, मैं लोगों में बहुत ये कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है ये भी तरीका सही हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये उस घड़े को ठोकना पीटना है जिसको अब बदला नहीं जा सकता किसी भी प्रकार से। सूक्ष्म रूप में जाएंगे तो यहाँ ध्यान करें, यहाँ सांसों को लेकर के जाएं, इसके बीज मंत्र का उच्चारण करें जो कि यम है। यम जितना आप उच्चारण करेंगे आपका हृदय चक्र बैलेंस होगा और आपका वो जो लव का क्षेत्र है वो पूरा होगा, फुलफिल्ड होगा। हम अगले चक्र पे चलते हैं, हम जो विशुद्धि चक्र है हमारा उसके बारे में। विशुद्धि चक्र मैंने बोला ये हमारे एक्सप्रेशन का केंद्र है। आप देखोगे जितने भी लोग अच्छे वक्ता आपको मिलेंगे, अच्छा बोलेंगे, दूसरे लोगों को बांध पाएंगे, अपनी बात कर पाएंगे, उन लोगों का विशुद्धि चक्र बहुत बैलेंस होता है। मतलब उनका जो एक्सप्रेशन का सेंटर है वो बहुत बैलेंस है। बहुत से लोग बिना मतलब इम्प्रेस किए बात करते हैं, मतलब उनका मकसद सिर्फ बात करना होता है, लेकिन लोग उनसे प्रभावित नहीं हो रहे होते। तो इसका मतलब है ये चक्र ओवर पावर कर चुका है कि बात ही बात करने का मन कर रहा है, लेकिन उसमें आत्मा नहीं है, बात में प्राण नहीं है, बात में वजन नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि ये ओवर पावर हो चुका है, और ऐसे व्यक्ति को लोग धीरे धीरे अवॉइड करना शुरू करते हैं जिनका एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा आगे निकल चुका होता है। और वहीं कुछ लोग अपनी बात को कह ही नहीं पा रहे हैं। स्टेज पर जाकर बोलने को मौका दो, नहीं बोल पाते। पॉडकास्ट में बिठा के बोलने का मौका दो, नहीं बोल पाते। 4 लोगों में बात करने का मौका दो तो उनको लगता है मैं क्या एक्सप्रेस करूंगा, मैं नहीं कर पाता। कोई भावनाएं आपके अंदर आ रही हैं, आपकी वाइफ से रिलेटेड, आपके हस्बैंड से रिलेटेड, आपकी फैमिली से रिलेटेड, आप उसको नहीं समझा पाते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लड़ाई कर लेते हो, तो इसका मतलब है कि आपका चक्र बैलेंस है। समझा पाना, मैंने बोला उस बात में प्राण होना बहुत जरूरी है कि आप अपनी बात को समझा पाओ। आप केवल, लोगों को लगता है कि मैं तो एक्सप्रेस कर देता हूं जी, मैं तो जो मेरे अंदर आता है मैं वो बोल देता हूं। ये बैलेंस नहीं है, ये भी अहंकार का एक रूप है। बैलेंस का मतलब है कि आपने उसको इस तरीके से एक्सप्रेस किया कि सामने वाले ने आपकी बात समझी, मतलब आपके चक्र से वो प्रभावित हुआ। वो तुलसी जी का एक बड़ा प्रमुख वो है ना कि दोहा उन्होंने कहा है कि तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु और, वशीकरण ये मंत्र है तू तजदे वचन कठोर। तो कहते हैं जब कठोर वचन न बोल के आप अपनी बात को समझा पाते हो, वशीकरण है ये, आप वश में कर लेते हो दूसरे को, अगर आप समझा पाए तो।
तो ठीक वहीं ये विशुद्धि चक्र जो है हमारा एक्सप्रेशन का केंद्र है। इसका जो कलर है वो लाइट ब्लू कलर हम इसको देते हैं। लाइट ब्लू कलर एक ऐसा तत्व है जो तरलता के साथ, जैसा वायु, मैंने बोला वायु का स्थान है, तो वो तरलता के साथ प्रवाहित होता है और ये चक्र वायु से चलते चलते आकाश तत्व की ओर आने लगता है। हमारा 5वां चक्र है। हमारा पहला चक्र था पृथ्वी तत्व से संबंधित, दूसरा चक्र था हमारा जल तत्व से संबंधित, तीसरा अग्नि, चौथा वायु और 5वां आकाश। ये आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जितना भी सब कुछ हम ब्रह्मांड देख रहे हैं, ये सब कुछ आकाश तत्व से ही बना है। हम और आप भी पंच तत्व जो है ना, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये पांचों तत्व आकाश तत्व से ही बने। इनका पेरेंट तत्व आकाश तत्व है और ये पूरे ब्रह्मांड को जिसने थामा हुआ है वो आकाश है। हम दोनों स्थूल एक दूसरे को देख पा रहे हैं। हमारे बीच में जितना भी कुछ है आकाश है। हमारे शरीर में 40 ट्रिलियन सेल्स ऐसा बोला जाता है और 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। ये जो सेल्स हैं, ये सेल जो है इसके अंदर 99.11 बार 0 लगाओ, 999 लगाओ, इतना खाली है स्पेस। मतलब आज हम देख पाते हैं ना, एनर्जी है, खाली स्पेस है। मैटर कितना है? 0.00, 11 0 लगा करके, 10 0 लगा करके 1। तो ये जो बाकी सब खाली है, क्या है? ये आकाश है। तो यानी अगर हम आकाश तत्व को बैलेंस करते हैं तो हम पंच तत्वों को बैलेंस कर लेते हैं। इसलिए विशुद्धि चक्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस पर्सपेक्टिव से बैलेंस करना। और इसको बैलेंस करने का भी तरीका वही है कि आप यहां पर ध्यान करते हैं, आपकी वाणी में तेज आता है, आप यहां पर जो है हम का उच्चारण करते हैं। इसका बीज मंत्र है हम। लम वम रम यम हम का उच्चारण करेंगे तो आपका विशुद्धि चक्र बैलेंस होगा। सांसों को विशुद्धि चक्र में लेकर के गए, कंठ में लेकर के गए, कंठ से वापस लेकर के आए, सांसों को विशुद्धि चक्र में लेकर के गए, यहां से वापस लेकर के आए। आपने यहां पर देखा कि एक लाइट ब्लू कलर की लाइट जल रही है, वो एक्सपैंड हो रही है। जैसे जैसे आप सांस लेते हैं वो बड़ी होती जाती है। धीरे धीरे आपके पूरे शरीर को 25-30 सांसों के बाद उस लाइट ब्लू कलर ने घेर लिया। आपने इस चक्र को बैलेंस किया। आपने भाव किया कि यहां पर मेरी एक ऊर्जा है जो स्पिन करने लग रही है, आपने इसको बैलेंस किया। आपने हम का उच्चारण किया, आपने इसको बैलेंस किया। तो ये बहुत अलग अलग तरीके हैं अपने एक्सप्रेशन को बैलेंस करने का। और आप देखोगे किसी व्यक्ति को आप कितना भी बोलो कि तू कॉन्फिडेंट हो जाए यार, कॉन्फिडेंट से बोल, आप उसको मोटिवेट करो, कुछ भी करो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर वो यहाँ पर केवल ध्यान करे और इन 4 तत्वों का प्रयोग करे और आकाश के साथ एक कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करे, खुले आकाश में समय बिताए, उस परम सत्ता की आराधना करे। मतलब बहुत से लोग जो भगवान की आराधना करते हैं उनका भी आकाश तत्व बैलेंस हो जाता है, जो भक्ति करते हैं उनका भी आकाश तत्व बैलेंस हो जाता है। तो इसमें से कोई भी प्रयोग करे, आकाश तत्व बैलेंस हो, तो आप देखोगे उसकी वाणी में खाली बातें नहीं है, बातों में प्राण है, बातों में आत्मा है, बातों में तेज है, बातों में वशीकरण है, किसी दूसरे व्यक्ति को बांध लेने की इच्छा है, वो यहाँ कंठ तत्व से आता है। तो इस प्रकार से हम इस विशुद्धि चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। नहीं तो हर कोई टूल्स एंड टेक्निक्स पे काम कर रहा होता है कि ये चीज़ प्रैक्टिस कर लें, मिरर के सामने प्रैक्टिस कर लें, लेकिन ये जो आपने बताया ये रूट लेवल पे है कि इस पे काम करेंगे तो रियलिटी में जो डिफरेंस है वो आएगा, रूट लेवल से आएगा, सूक्ष्म स्तर पर आएगा। और सूक्ष्म स्तर पर ही चीजें बनती हैं। स्थूल स्तर पर केवल उनका जुड़ाव होता है, वो चीजें कनेक्ट होती हैं, जुड़ाव होता है, बनती नहीं है। बनेंगी हमेशा सूक्ष्म स्तर पर। तो अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो हम सूक्ष्म स्तर पर नए सिरे से हम इसको बनाने का प्रयास कर सकते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। और नेक्स्ट हमारा जो आज्ञा चक्र होता है, तो छठा जो हमारा चक्र है वो हमारा आज्ञा चक्र है। और ये हमारे डार्क ब्लू कलर को, या कई बार हम इसको इंडिगो कलर भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर कलर्स को लेकर के थोड़ा सा विविधता मैंने देखी है। जो कलर बताए जाते हैं, मेरा एक्सपीरियंस उससे थोड़ा सा अलग रहा है। उसका कारण ये है कि डार्क ब्लू भी कई बार और इंडिगो कलर भी कई बार यहाँ पर लोगों को प्रिसीव होता है। इसलिए मेरे अनुभव में भी डार्क ब्लू भी और इंडिगो भी प्रिसीव होता है। ठीक इससे ऊपर का जो सहस्त्रार चक्र है, यहाँ पर इंडिगो भी कई लोगों को दिखता है और कई लोगों को वाइट, इंडिगो से वाइट की तरफ जाता हुआ आइवरी कलर भी कई लोगों को महसूस होता है, यहाँ पर जाता हुआ दिखता है। तो हम कोई बंधे बंधाए कलर्स को, हमने कोई फोर्स नहीं करना है कि मैं फोर्स करके कलर्स को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। केवल जब हम ध्यान करते हैं तो हमको एक्सपीरियंस करना है। कलर उतना मैटर नहीं करता, मेरा ध्यान और मेरा भाव मैटर करता है। तो डार्क ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर हमारे आज्ञा चक्र को। हमारा आज्ञा चक्र किसी भी तत्व से कनेक्टेड नहीं है। हमारे जो 5 तत्व हैं जिनसे हम बने हैं वो हमारे पहले के 5 चक्रों में आते हैं। ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे सूक्ष्म पूरे शरीर को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जिसकी कहते हैं तीसरी आंख खुलती है, थर्ड आई जब खुलती है तो इंट्यूशन पावर जाग जाती है। वो इंट्यूशन पावर जो फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड है। मतलब किसी के मन की बात पढ़ लेना, क्लेयरवॉयंस, क्लियर कॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन, थोड़ा अलग से अनुभव कर लेना, अनुभूति कर लेना, क्योंकि उसकी सीट जो है वो यहाँ पर है, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड में वो जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स हैं, वो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स एक एंटेना की तरह काम करते हैं, जो बिना फिजिकल सेंसेस के भी सब कुछ रिसीव कर सकते हैं। जैसे रात को जब हम सो जाते हैं तो सोने के बाद हम स्थूल शरीर में नहीं होते, हम सूक्ष्म शरीर में होते हैं।
हमको तो कई बार डीप स्लीप में स्थूल शरीर का आभास भी नहीं होता कि हमारा स्थूल शरीर है भी या नहीं भी। फिर भी जब हमको सपना आता है तो सपने में क्या हम देख रहे होते हैं? सपने में क्या हम देख रहे होते हैं? क्या सपने में हम चल रहे होते हैं? क्या सपने में हम सुन रहे होते हैं? क्या सपने में हम बोल रहे होते हैं? लेकिन हमारी फिजिकल तो सब सेंसेस बंद हैं। तो ये बोल कौन रहा है? ये बोलने को एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? ये सुनने को एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? ये चलने को एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? ये आंखें बंद है तो देखने सपने में सब कुछ सही कैसे देख पा रहे हो? तो ये जो इतनी विविड मतलब जब हम सपने में होते हैं तो हमको ये भी नहीं पता होता कि ये सपना या रियलिटी है। मतलब हम इतना क्लियर देख पा रहे हैं, तो आंखें तो बंद हैं, तो कौन देख रहा है? तो ये वो पिनियल ग्लैंड से, वो अंदर की आंखों से, ये अंदर की इंट्यूशन उसको देख रही है जो सूक्ष्म शरीर में स्थापित है। इसलिए सोने के बाद हम स्थूल से सूक्ष्म में चले जाते हैं। तो ये जो सीट है, ये उस भावनात्मक स्तर की, उस मन की सीट है, उस अंतःकरण की सीट है जो हमारे सूक्ष्म शरीर को, हमारे मनोमय कोश को गवर्न करता है पूरा का पूरा। तो अगर हम इसको बैलेंस करते हैं, आज्ञा चक्र को, तो हमारा वो जो अंतःकरण है, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, चारों बैलेंस होते हैं। आज्ञा चक्र को बैलेंस करने से हमारे कर्म तक, ऐसा कहा गया कई तंत्र के कई ग्रंथों में कि हमारे कर्म तक जो है वो कटते हैं। हमारे प्रारब्ध पर इसका पूरा पूरा असर पड़ता है जब हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है। इसीलिए कहते हैं जब आज्ञा चक्र, शिवजी ने जब अपनी तीसरी आंख खोली तो हम पूरा सब जलने लगा, सब कुछ बहने लगा, प्रलय आ गई, पानी, ऐसा हम कहते हैं ना, शिवजी ने ऐसा तीसरी, मुझे लगता है वो जरूर हुआ होगा, लेकिन उसका अगर हम साइकोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, इनर रिप्रेजेंटेशन देखें, तो जब आज्ञा चक्र जलता है तो वर्ड डिसॉल्व होने लगता है हमारे लिए। वो प्रलय का मतलब है हमारे लिए वो फिजिकल वर्ड फिजिकल जैसा नहीं रहता। हम उसको सूक्ष्म स्तर पर देखने लग जाते हैं। हमारे लिए फिजिकल बाउंड्रीज डिप्लीट हो जाती हैं कि अब मेरी आंखें खुली हैं तभी मैं देख पा रहा हूं, मेरी आंखें बंद हैं तो भी मैं देख पा रहा हूं। और हम तो ये कितने प्रयोग करते हैं हमारे नो दाय सेल्फ में। हमारे पास जब पार्टिसिपेंट्स आते हैं तो हम वो इंट्यूशन की पावर कई बच्चों के माध्यम से भी वहां पर दिखाने का प्रयास करते हैं कि कैसे जो है, जब ये तीसरा नेत्र जो है, जब यहाँ पर ये बैलेंस होता है तो आप वो इंटरनल सिस्टम के सूक्ष्म शरीर के साथ कनेक्ट करते हो। तो ये उसका केंद्र है। डार्क ब्लू इसका कलर है और इसका जो बीज मंत्र है वो ओम है। हम ओम का उच्चारण यहां पर करते हैं और ओम का उच्चारण करने से अगर हम यहां पर अपने दोनों आंखों के बीच में यहां पर ध्यान लगाते हैं, अपनी दोनों आंखों को थोड़ा सा ऊपर करते हुए, क्योंकि जब हम अपनी आंखों को ऐसा ऊपर करेंगे इस चक्र को देखने के लिए, तो हमारा पूरा फिजिकल तंत्र भी इस जगह पर आकर के फोकस हो जाएगा। आंखें बंद की, दोनों आंखों को थोड़ा सा ऊपर चढ़ाया और यहां पर ध्यान लगाया और साथ में ओम का उच्चारण किया, ओम के नाद का उच्चारण किया। तो ओम इसका बीज मंत्र है और इससे हम इस आज्ञा चक्र को बैलेंस करते हैं। और इसी के साथ वही 4 तरीके हैं कि हम सांसों को आज्ञा चक्र में भाव करें, लेकर के जा रहे हैं, यहीं से छोड़ रहे हैं। हम ध्यान करें आज्ञा चक्र के ऊपर, पूरा जो अभी मैंने बताया। और भावनात्मक स्तर पर भी हम भाव करें कि यहाँ पर मेरी सांसें गई आज्ञा चक्र में, यहाँ पर डार्क ब्लू कलर की लाइट जली, थोड़ी बड़ी हुई, अगली सांस के साथ और बड़ी हुई, अगली सांस के साथ और बड़ी हुई, 25-30 सांसों के बाद उसने मेरे पूरे शरीर को घेर लिया। तो मैंने अपने उस सूक्ष्म शरीर में उस आज्ञा चक्र को बैलेंस किया है। और ओम का उच्चारण अगर हम करते हैं तो भी हम इस आज्ञा चक्र को बैलेंस करते हैं। और जब ये बैलेंस होता है, कहते हैं जब आज्ञा चक्र बैलेंस हो जाता है, तो जो आपका प्रश्न था कि क्या एक एक चक्र पर काम करने की जरूरत है, और अगर करने की जरूरत है तो फिर परमानेंटली वो बैलेंस क्यों नहीं हो जाता, हर बार क्यों करना पड़ता है? तो जब व्यक्ति सभी चक्रों को बैलेंस करते करते अपने आज्ञा चक्र को बैलेंस कर लेता है, षट चक्र निरूपम का छठा चक्र, इसके बाद 7वें चक्र को उन्होंने चक्र नहीं, उन्होंने उसको ब्रह्म का केंद्र माना है। इसके बाद वो आगे नहीं जाता है, इसके बाद आगे जाती है एड़ा पिंगला सुषुम्ना, लेकिन ये आखिरी चक्र है जिसको भेद करके वो आगे जाती है। 7वें चक्र के बाद वो भेदती नहीं है, क्योंकि शारीरिक एड़ा पिंगला सुषुम्ना बचती नहीं है। तो इसीलिए ये वो चक्र है, कहते हैं जब ये बैलेंस हो जाता है सभी 6 चक्रों के साथ, ये छठा चक्र बैलेंस होता है, तो फिर उसके बाद शरीर में चक्रों का इम्बैलेंस होना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर आप एक ऐसे स्तर पर हो जाते हैं जहां पर आप जब अगला जन्म लेंगे तो आप इन चक्रों के बैलेंस होने के साथ ही जन्म लेंगे। और फिर वो आपका वो जन्म होगा जब आप शायद धीरे धीरे मोक्ष की तरफ या इस शरीर को छोड़ने की तरफ आप आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जान जाते हैं कि सब प्रलय हो गई, सब डिसॉल्व हो गया, फिजिकल कुछ भी नहीं है, सब कुछ सूक्ष्म रूप में मौजूद है। क्योंकि आपने सूक्ष्म की जो सीट है, वो पीनियल ग्लैंड है, वो क्षेत्र है जहां से आपका पूरा तंत्र ऑपरेट हो रहा है, आपने उसको जान लिया, उसको पहचान लिया। और जो अब इसके बाद आपने 6 बहुत सारे चक्रों का बताया कि वो कैसे कनेक्टेड है और उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो जो 7वां चक्र है सहस्त्रार, जो आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर काम नहीं किया जाता, तो क्या हमें उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो अपने आप ही होता है वहाँ पर जो एनर्जी जाती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। जब हम किसी चक्रों के ऊपर काम करते हैं तो हमें सहस्त्रार के ऊपर काम नहीं करना पड़ता, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो सप्त चक्र ध्यान, जिसको हम, इसलिए षट चक्रों की 6 चक्रों की बात की गई, लेकिन ध्यान में 7 चक्रों का वर्णन है।
वो इसलिए है कि यहां से जो इड़ा पिंगला आप देखोगे, जब भी चक्रों का आप मैप देखोगे ना, तो वहां से चक्र ऐसे इड़ा पिंगला हर एक चक्र में क्रिस क्रॉस करके ऊपर बढ़ती हुई जाएंगी। तो ये जो छठा चक्र है, यहां से हमारी इड़ा और पिंगला दोनों क्रिस क्रॉस करके यहां आखिरी जगह है जहां क्रिस क्रॉस करके वो सीधा ऊपर जाकर के मिल जाती हैं। इसके बाद वो इड़ा पिंगला आगे क्रिस क्रॉस नहीं करती। तो ये चक्र जो है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है। मतलब इसलिए अगर आप देखोगे तो हमने हर चक्र को ना कुछ पेटल्स से डोनेट किया है कि मूलाधार हमारा 4 पंखुड़ियों से बना हुआ चक्र, 4 कमल की पंखुड़ियों से हमने उसको डिनोट किया है। वैसे ही उसके ऊपर के फिर हमने 8 पंखुड़ियों वाला चक्र बताया। लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते इसको हमने 64 पंखुड़ियों का चक्र नहीं बताया है, इसको हमने सहस्त्रार बोला है या सहस्रार बोला है कि सहस्त्र पंखुड़ियों वाला, सहस्त्रों मतलब एक सहस्त्र का मतलब 1000 नहीं, सहस्त्रों पंखुड़ियों वाला कमल दल है, बहुत से कमल हैं। मतलब यहां पर वो सीट है जो कि हमको इस रेल्म से पार निकालने में मदद करती है। तो 6 चक्रों को बैलेंस करते करते जब यात्रा छठा चक्र बैलेंस होता है तो वो ऑलरेडी 7वें में पहुंच जाता है। लेकिन जब हम सप्तचक्र ध्यान करते हैं तो ध्यान में हम तो ऐसे सिद्ध योगी नहीं है, तो ध्यान करते करते हमारे 6 के 6 चक्र बैलेंस नहीं है। हमको तो हो सकता है 1 साल देना पड़े, 2 साल देने पड़े उनको बैलेंस करने के लिए, 6 महीने लगाने पड़े। तो हमको इन 7 चक्रों का ध्यान करते करते इस चक्र का भी ध्यान करना पड़ता है कि ऊर्जा हमारी छठे चक्र से पार होकर के 7वें चक्र में पहुंच गई। लेकिन अगर हमको फिजिकली सिंपल एक बैलेंस करना होता है, जैसे एक एग्जाम्पल से बताता हूं कि हमने हर एक चक्र का बीज मंत्र देखा, लम वम रम यम हम ओम। तो इसका बीज मंत्र क्या है? इसका बीज मंत्र ओम है, लेकिन इसके बीज मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाता। मतलब अगर हमको आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाना है, बीज मंत्र करना है, तो हम ऐसा उच्चारण करेंगे और आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाएंगे। लेकिन जब हम यहां ध्यान लगाते हैं तो हम इस ओम की ध्वनि को, इस नाद को अपने अंदर से सुनने का प्रयास करते हैं, तब हम इसको उच्चारण नहीं करते। छठे चक्र का बीज मंत्र भी ओम है, इसका बीज मंत्र भी ओम है, लेकिन इस बीज मंत्र का हम उच्चारण करते हैं। इस बीज मंत्र की ध्वनि को हम अपने अंदर, नाद जो उत्पन्न हो रहा है उसको सुनने का प्रयत्न करते हैं। और जो सिद्ध योगी होता है वो प्रयत्न नहीं करता, उसके अंदर वो जो नाद बज रहा है सूक्ष्म शरीर में, वो उस ध्वनि को सुन पा रहा है। इसका मतलब है उसकी सीट ऑफ कॉन्शियसनेस अब यहां ब्रह्म की सीट है, अब उसका ये केंद्र है। तो इसलिए इससे पार जो है वो हम फिजिकल रेल्म में नहीं जा सकते, नाड़ियों का प्रयोग करके नहीं जा सकते। ये छठा चक्र जब जागृत होता है तो हम ऑलरेडी 7वें में होते ही हैं, परिपूर्ण होते हैं, संपूर्ण होते हैं, ब्रह्म के साथ कनेक्टेड होते हैं। और शिव तंत्र में, विज्ञान भैरव तंत्र में, शिव संहिता में यहाँ पर 3 चक्रों का वर्णन किया गया है अलग अलग। कि यहाँ पर हमने भ्रूमध्य बताया, भ्रूमध्य के बाद हमने ललाट बताया, ललाट के बाद हमने ब्रह्मरंध्र बताया। तो उन्होंने इन 3 चक्रों को फिजिकल बॉडी में लिया है और इसके बाद के 2 चक्रों को, शक्ति और व्यापिनी को, इसके बाहर लिया है। तो तंत्र की जब कोई व्यक्ति साधना करता है तो वहां पर वो एक पॉइंट को फोकस ना करके, सहस्त्रार को फोकस ना करके, वो 5 पॉइंट्स को अलग अलग फोकस करता है और ये टोटल 12 पॉइंट्स बनते हैं हमारे जन्मग्र से लेकर के हमारी व्यापिनी तक। इसीलिए तंत्र की साधना में एक पॉइंट बताया गया है। बातें हो रही हैं तो ये मतलब ऐसे ये थोड़ा अनुभव का, एक्सपीरियंस करने का क्षेत्र है और एक साधक के लिए, एक योगी के लिए ये परिचित है, लेकिन आम इंसान के लिए नहीं। तो इसलिए जब ये 12 अलग अलग चेक पॉइंट्स जो शिव तंत्र ने बनाए, 12 चेक पॉइंट्स को पार करते करते जब वो व्यापिनी यानी जो व्यापक है, जो सब कुछ एक है, जब वो वहां पर पहुंचता है तो उसके बाद भी एक जगह बताई गई, उसको बोला गया द्वादशांत। उस जगह को बोला गया द्वादशांत। द्वादशांत कोई चक्र नहीं है, द्वादशांत वो जगह है जहां द्वादश यानी 12 का अंत हो गया। यानी जो 12 चक्र विज्ञान भैरव तंत्र के हिसाब से बताए गए, जब तंत्र में एक, जिसको हम तांत्रिक बोलते हैं, हम उसको नेगेटिव टर्म में लेते हैं हमेशा कि वो पता नहीं क्या जादू या ऐसा वैसा कर रहा होगा कुछ, लेकिन एक्चुअल में जो तंत्र था, ये बहुत खूबसूरत शब्द है। तंत्र का मतलब होता है विज्ञान, तंत्र का मतलब होता है जो पूरा तंत्रिका तंत्र है इसको जानना। तो जो तंत्र की साधना करता है वो 12 चक्रों की साधना करता है और उसके बाद वो द्वादश अंत में पहुंचता है जहां कुछ नहीं बचता, जहां सिर्फ वो तत्व बचता है जिसको हम शिव तत्व बोलते हैं, जिसको हम स्पेस बोलते हैं। और शिवा का मतलब भी है विच इज नॉट एंड विच इज, दोनों मीनिंग बनते हैं। विच इज नॉट, शी का मतलब जो है और वा का मतलब जो नहीं है, मतलब है भी और नहीं भी है। जैसे शिव को हम बोलते हैं ना, अनादि हैं, अनंत हैं, अजन्मा है, व्यापक हैं, काल के परे हैं, इसलिए हम उनको महाकाल बोलते हैं। काल को हम बांधते हैं 2 समय में,
महाकाल का मतलब है जो काल के भी परे है। तो वो द्वादशांत की जब एक व्यक्ति साधना करता है 12 चेक पॉइंट्स बना करके, तो वो शिव की साधना करता है, भैरव की साधना करता है, वो उस तंत्र की साधना करता है। तो इसलिए उसको द्वादशांत बोला गया, कोई चक्र नहीं बोला गया कि 12 को पार कर दिया हमने, 12 चेक पॉइंट्स को क्लियर कर दिया। लेकिन हम क्योंकि सांसारिक प्राणी हैं तो हम 6 से उसको डिनोट करते हैं और 7 चक्रों की साधना करते हैं, और उस प्रकार हम उस मार्ग को लेकर के जाते हैं जहां पर हम सहस्त्रार में पहुंचते हैं, जो कि कोई चक्र नहीं है, जो वो स्थान है जहां पूरे 6 चक्र भेद करके हम वहां पहुंचे हैं। बहुत अच्छे से आपने सभी चक्रों को बताया और इतने आसान शब्दों में बताया है कि सब लोग इसको फॉलो करना शुरू कर देंगे बहुत जल्दी। आपकी बातों में 2-3 शब्द निकल कर आ रहे थे जिनको मैं और अच्छे से चाहती हूँ कि मुझे वो समझ में आए, ऑडियंस को भी समझ में आए। डेफ़िनेटली उनके मन में भी ये उससे रिलेटेड क्यूरियोसिटी हो रही होगी। तो पहला तो ये कि आपने बोला कि जो चक्र हैं, उनको ईड़ा, पिंगला जो है इस तरीके से भेदती हुई जाती हैं। दूसरा आपने बोला वो ऊपर की ओर भेद देती हैं। तो क्या, जैसे शुरू में हमने बात करी कि चक्र हैं जो वो एनर्जी वहाँ पर भंवर की तरह घूम रही है। फिर आपने बोला कि वो ईड़ा पिंगला भेदती हुई उनको ऊपर चढ़ती जाती है। तो ये क्या ईड़ा पिंगला जो ये भेद रही है हर चक्र को, चक्र का घूमना अलग है और ये भेदना अलग है। तो और ये जो भेदना और घूमना में तीसरी एक चीज़ जो आती है जो कहते हैं कि कुंडलिनी, जो कि हमारी नीचे एनर्जी होती है जो ऊपर की तरफ उठती है। क्या ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है? हाँ, सब चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, लेकिन सब चीज़ें एक ही नहीं हैं, सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। जब मैं घूमने की बात करता हूँ तो उससे मेरा मतलब ये नहीं है कि फिजिकल फॉर्म में वहाँ पर कोई गोल गोल चीज़ घूम रही है। उसको भंवर इसलिए बोला गया क्योंकि जब बहुत सी ऊर्जा वहाँ पर आती है तो ऊर्जा के निकलने के लिए उसका स्पाइरल होना, उसका गोल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर सीधे सीधे सब कुछ ऐसा आएगा तो सब क्रिस क्रॉस हो जाएगा, सब अटक जाएगा आपस में। लेकिन अगर वो ऐसे करके एक अलग रूट नीचे से, एक ऐसा करके दूसरा रूट यहाँ ऊपर से ऐसा करके लेगी, तो आप देखोगे वो ऊर्जा वहां से अगले स्थान पर जा सकेगी। इसलिए वहां पर बहुत नाड़ियों का मिलन होता है। मिलन के कारण वहां एक भंवर बनता है। भंवर के कारण जैसे ग्रेविटी होती है ना, अब आप देखोगे, अगर आप स्पेस टाइम फैब्रिक का रियल कॉन्सेप्ट देखोगे तो एक्चुअल में हमको जो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी ऐसा घूमती हुई दिखाई देती है, सभी ग्रह घूमते हुए दिखाई देते हैं, वो बिल्कुल ऐसा सिंपल नहीं है। वो अपनी अलग अलग कक्षाओं में है। मतलब जिस कक्षा में पृथ्वी है उस कक्षा में बृहस्पति नहीं है, जिस कक्षा में बृहस्पति है उस कक्षा में शनि नहीं है। वो अपनी अलग अलग कक्षाओं में, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, एक अलग। और आप देखोगे वो ग्रेविटी के कारण इस गति से ऐसे चल रहे हैं सभी चक्र। ऐसे उस चक्र नहीं, सभी प्लैनेट्स चक्र गति के साथ बहुत तेजी से ऐसे आगे बढ़ रहे हैं सूर्य के चारों तरफ, क्योंकि सूर्य भी ब्रह्मांड में आगे जा रहा है और सभी सोलार सिस्टम को लेकर के वो ब्रह्मांड में गति कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से वो भंवर है। भंवर में वो जो ऊर्जा है, वहां पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है ऐसा बनता हो, जिसके कारण वो ऐसा गोल गोल वो उस केंद्र पर अपनी पूरी ऊर्जा घूमती हो। लेकिन इड़ा पिंगला सुषुम्ना वो नाड़ियां नहीं है। वो नाड़ियां जो हैं वो 72,000 नाड़ियां हैं, शरीर में व्याप्त हैं। वो नाड़ियों का वो केंद्र बनता है। लेकिन इड़ा पिंगला सुषुम्ना के चारों तरफ घूमती है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, वो पृथ्वी का एक उपग्रह है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ठीक वैसे ही 72,000 नाड़ियां उन चक्रों में आकर के घूमती हैं। लेकिन इड़ा पिंगला, वो जो पूरे शरीर की गवर्निंग नाड़ी है सुषुम्ना, वो उसके दोनों तरफ ऐसा घूमती हैं। अलग उनका रोटेट करने का स्थान अलग है। इड़ा और पिंगला हृदय से नहीं निकलती, वो हमारे मूलाधार से निकलती हैं। हृदय से निकलने के बाद कुछ नाड़ियां मूलाधार में जाती होंगी, मूलाधार में जाकर के वो 2 नाड़ियां बनती होंगी, इड़ा और पिंगला, जो हमको जीवन देती होंगी। वो इड़ा और पिंगला मूलाधार से निकल के क्रिस क्रॉस करके ऐसा ऐसा क्रिस क्रॉस करके हर एक चक्र से वो यहां पर आकर के लेफ्ट और राइट में कन्वर्ट होती हैं, और फिर वो जाकर यहां ऐसा सहस्त्रार में जाकर के मिलती हैं। तो इड़ा और पिंगला 2 नाड़ियां हैं जो सुषुम्ना के साथ क्रिस क्रॉस कर रही हैं, प्रवाहित हो रही हैं। वो क्रिस क्रॉस का मतलब ऐसा लेफ्ट और राइट नहीं है। क्रिस क्रॉस का मतलब है कि आप देखो, अभी मेरी पिंगला चल रही है, मेरी राइट नॉस्ट्रल चल रही है। थोड़ी देर में 45 मिनट से 60 मिनट के अंदर मेरी ये नाड़ी चलने लगेगी। तो यानी वो ऐसा इस नाड़ी में शिफ्ट हुई। तो यानी क्रिस क्रॉस का मतलब है, अब जब ये बिल्कुल एक्सट्रीम में है तो इड़ा चल रही है, वो क्रॉस करके अब वो राइट नॉस्ट्रल में कन्वर्ट हो गई, फिर वो लेफ्ट नॉस्ट्रल में। ऊर्जा है, प्राण है, प्रवाह है। तो कभी प्रवाह जो है वो लेफ्ट नॉस्ट्रल में गया, कभी राइट नॉस्ट्रल में गया, कभी लेफ्ट नॉस्ट्रल में गया, कभी राइट नॉस्ट्रल में गया। तो ठीक उसी के मध्य में सुषुम्ना, जब ये दोनों नाड़ियों के बिल्कुल मध्य में वो होती हैं, ऐसा क्रिस क्रॉस कर रही होती हैं, तो वो दोनों सुषुम्ना में आकर के मिलती हैं, उस चक्र पर आकर के मिलती हैं। ठीक वहीं जब हमारी दोनों नाड़ियों में प्राण बैलेंस होता है, यानी अभी मेरी सुषुम्ना पिंगला चल रही है, राइट नॉस्ट्रल चल रही है,
थोड़ी देर के बाद मैं देखूंगा कि मेरी राइट भी चल रही होगी, लेफ्ट भी चल रही होगी, दोनों बिल्कुल बराबर चल रही है, एकदम बराबर। ये वो समय है जब वो बिल्कुल दोनों मिल करके सुषुम्ना को प्रवाहित कर रही हैं। तो ये क्रिस क्रॉस करने का एक सिंबल है, मतलब है कि दोनों अब सुषुम्ना से इड़ा से पिंगला, पिंगला से इड़ा, और दोनों जब मिलती हैं तो वो सुषुम्ना को प्रवाहित करती हैं। और ठीक वहीं जो चक्र हैं, वो चक्र उन 72,000 नाड़ियों के केंद्र हैं जिनमें प्राण का प्रवाह हो रहा है। और कुंडलिनी की जो आपने बात की, वो कुंडलिनी एक ऊर्जा है, एक ऊर्जा जो हमारे मूलाधार चक्र में, ऐसा कहा गया सर्प की तरह, इसलिए कुंडल मार के बैठी है, इसलिए कुंडलिनी बोला गया, सर्प की तरह 3.5 बल लिपटी हुई हमारे मूलाधार चक्र में बैठी रहती है। वो मूलाधार चक्र से जागृत होती है जब एक साधक कुंडलिनी की तंत्र के माध्यम से प्रैक्टिस करता है, उस ऊर्जा को ऊपर उठाने का प्रयास करता है। लेकिन उसका प्रयोग ऐसा यहां पर बताना उतना उचित नहीं है, क्योंकि वो किसी व्यक्ति जो उसको, जैसे हमारे पास लोग रिट्रीट में आते हैं तो तभी मैं उनको वो प्रयोग करवाता हूं, क्योंकि वहां देख करके पता लगाया जा सकता है कि किसका शरीर इस प्रयोग को करने के लिए तैयार है, किसका नहीं है। बहुत से लोगों का शरीर उस ऊर्जा को झेलने के लिए तैयार ही नहीं है। उनके पास वो ऊर्जा का प्रवाह आ जाए तो वो कहीं ना कहीं शरीर में कोई बाधा उत्पन्न कर देगा, व्याधि उत्पन्न कर देगा, दिमाग हिला देगा। लेकिन वो जिसका शरीर उसके लिए तैयार है, वो उसकी साधना करता है, तो वो कुंडलिनी जो है वो ध्यान के माध्यम से, हठ योग के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से उस ऊर्जा को ऊपर प्रवाहित किया जाता है। तो चक्रों को बैलेंस करना एक अलग विज्ञान है। कुंडलिनी जो कि आध्यात्मिक यात्रा का सबसे बड़ा स्थान है, बड़ा हम डेस्टिनेशन इसको बोलें वो है, तो ये उसका प्रयोग है कुंडलिनी का, वो अलग प्रयोग है। चक्रों को बैलेंस कर लिया सभी को तो मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई और मेरा यहां पर कुंडलिनी पहुंच गई, ऐसा नहीं है। वो कुंडलिनी मूलाधार में ही रहेगी, धीरे 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 ऊपर उठेगी। लेकिन अगर हम कुंडलिनी के प्रयोग करते हैं अलग से, तो वो उस कुंडलिनी शक्ति को, वो जो हमारे मूलाधार में स्थित है, वो उसको ऊपर उठाया जाता है, जिसको तंत्र और योग और श्वास के माध्यम से ही ऊपर उठाया जा सकता है उसके प्रयोगों के साथ, जो कि हम रिट्रीट में कई बार करते भी हैं और लोग झूमने लगते हैं और हिलने लगता है पूरा शरीर, क्योंकि वो ऊर्जा अब ऊपर उठ रही है कुंडलिनी की, जिसको शरीर कई बार सहन नहीं कर पाता, तो शरीर वो डोलने लगता है और हिलने लगता है। बिल्कुल। तो हम पॉडकास्ट के एंड पर आ गए हैं। एक चीज़ मुझे जो पूछनी थी, क्योंकि मैंने कहा कि ये जो चक्र हैं इनके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं आजकल, तो जहाँ हमारे मतलब हमारे भारत में जो इसका शुरुआत हुई और ये सब चक्र, हमारे जो पुराने ऋषि मुनि जिन्होंने भी ये साधनाएं की और उन्होंने इसके बारे में सारा कुछ हमें बताया, आपने भी बताया कि वो शिव तंत्र और उन सब से लिया है। अब क्या है कि मैंने वेस्टर्न कंट्रीज जो है उनके भी कई स्पीकर्स के पॉडकास्ट और वीडियोस सुने हैं, वो भी बात करते हैं। तो वो लोग ये कहते हैं, वो लोग जगह वही बताते हैं और वही चीज़ें करते हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, बट वो कहते हैं कि नहीं, चक्र कुछ नहीं होता, वो एनर्जी सेंटर्स होते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा हैं, उन्होंने अभी राज शमानी के पॉडकास्ट पे बोला कि एनर्जी सेंटर्स होते हैं। और ऐसे ही और एक मैं स्पीकर को सुन रही थी, वो बोल रहे थे कि नहीं, ना एनर्जी सेंटर होते हैं ना चक्र होते हैं, ये सील्स होती है हमारी बॉडी में जिनको कि हमें ब्रेक करना होता है, जबकि वो लोकेशन एग्जैक्ट वही बता रहे होते हैं। तो क्या ये मतलब हर कल्चर के साथ, हर जो भी लोग हैं उनके साथ ये चेंज होता जा रहा है कि रूट यही है, जो चक्र हैं साथ, उनको अलग अलग नाम से पुकारा जा रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और प्रश्न में कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत उत्तर भी आपने दिया है कि चक्रों को अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा है। और मैं यूएस गया था लास्ट, तो मैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा से मेरा मिलना हुआ था, तो मैंने देखा कि वो उसको एनर्जी सेंटर्स बोलते हैं। राइट। और उनका एक लॉजिक भी है, वो बोलते हैं मैं एनर्जी सेंटर इसलिए बोलता हूँ क्योंकि चक्र एक पर्टिकुलर एक धर्म से आते हैं, एक रिलीजन से आते हैं, तो उनकी जो मेजर ऑडियंस है वो उस धर्म या रिलीजन से नहीं हो सकती, तो वो कहते हैं कि सबको मुझे साथ में लेकर के चलना है, तो इसलिए मैं एनर्जी सेंटर बोल दूंगा, तो किसी एक धर्म की जागीर नहीं हो जाती। लेकिन ये हर एक का अपना पर्सनल ओपिनियन है, आप नाम कुछ भी दो। जैसे मान लो हम बात करते हैं एटम के अंदर 3 प्रमुख पावर्स काम कर रही हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नाम शोटॉन, ठोटॉन और लोटॉन रखा जाए, तो क्या ये अपना मूल कार्य करना बंद कर देंगे? ये अपना वही कार्य करेंगे जो इनको करना है, लेकिन उच्चारण अलग अलग हो गया, नाम अलग दे दिया। आम का नाम अगर केला दिया होता तो क्या आम का स्वाद या आम का शेप या आम का कुछ बदल जाता? नहीं, उसका नाम वो दे दिया गया। ठीक वैसे ही इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हमने ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा है। एक सृष्टि चला रहा है, एक सृष्टि का संहार कर रहा है और एक सृष्टि का पालनहार है। और एटम के अंदर भी अगर आप देखो तो यही तीनों काम वो एटम के साथ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक वैसे ही हम इसको एनर्जी सेंटर्स बोले, रामधा में जाएं तो इसको सील्स बोलें, बहुत से और जगह पर इसको कुछ और बोला जा सकता है। हमने इसको चक्र के माध्यम से जाना, हम इसको चक्र बोलते हैं। और पहली बार जब मैंने डॉक्टर जो डिस्पेंजा से सुना था ये एनर्जी सेंटर, तो मैं भी इसको एनर्जी सेंटर की तरह ही जान रहा था, लेकिन फिर मुझे पता चला इसका ओरिजिन कहाँ है, तो ओरिजिन तक पहुंचा जाए।
तो जब मैं ओरिजिन तक पहुंचा तो मुझे ये ग्रंथ मिले, मुझे तैत्तिरीय उपनिषद से पंचकोश की व्याख्या मिली जो हमने यहाँ पर आज की। उसके बाद मुझे विज्ञान भैरव तंत्र मिला, उसके बाद शिव संहिता मिली, गैरंड संहिता मिली। यहाँ से वो चीज़ें जानने को मिली तो मुझे पता चला कि इसका ओरिजिन ये है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं एक पर्टिकुलर धर्म या रिलीजन से आता हूँ, मैं तो उतना धार्मिक या रिलीजियस नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो ओरिजिन था उस ओरिजिन से हम इसको जानें। अगर इसमें कोई बदलाव नहीं है, बदलाव होता मतलब अगर डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया हो तो मैं उनके साथ ज़रूर जाना चाहूँगा, लेकिन जो मूल है अगर उसमें कोई बदलाव नहीं है तो उस मूल के साथ जाना चाहिए। इसलिए मैं उसको चक्रों के माध्यम से जानता हूँ, भंवर के माध्यम से जानता हूँ, वो उसको एनर्जी सेंटर्स के माध्यम से जानते हैं। रामथा में जाएंगे तो आप उनको सील्स के माध्यम से जानते हैं, जैसा एक्सपीरियंस किया। तो ये नाम अलग अलग हैं लेकिन काम सभी वही कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन हो या शोटॉन हो, उसकी मूल व्याख्या नहीं बदल जाती, उसका कार्य नहीं बदल जाता। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको समझाया। इससे ये होगा कि कन्फ्यूज़न नहीं होगी किसी को भी सुनकर कि हाँ भी किस चीज़ के ऊपर हमें काम करना है। अब जैसे कि अगर कोई इसी बारे में अपनी नॉलेज को और बढ़ाना चाहता है, आपने बहुत डिटेल में समझाया है सारी प्रैक्टिसेस, कैसे उसको अंडर एक्टिव होता है, कैसे ओवर एक्टिव होता है, कैसे उस पे काम करना है, कैसे हमारी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं कैसे उनको हमें ठीक करना है अपने चक्रों पे काम करके। अब अगर कोई चाहता है कि आप इसी फील्ड में अपनी नॉलेज को और बढ़ाना चाहते हैं, वो भी इस बारे में और जानना चाहते हैं, तो कोई बुक्स अगर आप रिकमेंड करना चाहें ऑडियंस को? हाँ, बुक्स नहीं, मैं बुक ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगा। जी। एक बुक है षट चक्र निरूपम। जी। पूर्णानंद स्वामी ने ये षट चक्र निरूपम का रचना की थी, व्याख्या की थी 1523 साल में, 16th सेंचुरी की बात है, काफ़ी साल हो गए। और इसमें उन्होंने जो तंत्र और योग और सब जगह से जो एक मतलब कंप्लीट डेफिनेशंस बन सकती थी एक आम व्यक्ति के समझने के लिए, तो उसको 6 चक्रों के माध्यम से षट चक्र निरूपम उस ग्रंथ में जो है हमें दिया, और उसमें बहुत खूबसूरत व्याख्या है। और वैसे तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं भी एक तुच्छ सा प्रयास कर रहा हूँ चक्रों के ऊपर एक बुक लिखने का, और मुझे पता नहीं है वो कब कंप्लीट होगा। हो सकता है वो 15 दिन में हो जाए, हो सकता है वो 2 साल लगे, क्योंकि ये अपने आप में, इसको लिखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है मैं उसके लिए अभी बहुत छोटा हूँ, तुच्छ हूँ। तो जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं उस तुच्छ का कुछ 1% भी उसमें कवर कर पाया हूँ, लिख पाया हूँ, तो मैं भी उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। और हम रिट्रीट में, जो हमारा रिट्रीट होता है नो दैट सेल्फ, 6 दिन का रिट्रीट होता है, उसमें भी हम एक पूरा हमारा दिन है। मतलब पहले दिन हम पूरा जीव विज्ञान समझाते हैं, दूसरे दिन जो है हम अन्नमय कोश की बात करते हैं। अन्नमय कोश में जो फिजिकल जो व्याधियां पड़ी हैं उनको खत्म करते हैं, उनको निकालते हैं, क्योंकि फिजिकल जो चीजें हैं उनको टेम करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, उनको निकालना ही पड़ेगा अपने शरीर से। तो दूसरे दिन जो है हम उसके ऊपर काम करते हैं। तीसरे दिन फिर हम अन्नमय कोश के बाद प्राणमय कोश पे जाते हैं, जहां हम पूरे दिन चक्रों के ऊपर काम करते हैं। जितने भी तरीके मैंने बताए, चाहे वो सांसों के माध्यम से हो, चाहे वो ध्यान के माध्यम से हो, चाहे वो भाव के माध्यम से हो, चाहे वो बीज मंत्रों के माध्यम से हो, और चाहे वो तंत्र के माध्यम से हो, कुंडलिनी के प्रयोग, तो ये मैं केवल उन्हीं लोगों को करवाता हूँ जो जिनका शरीर अलाउ कर पाता है और जो चाहते हैं ये करना। तो उस दिन हम उसके ऊपर काम करते हैं। फिर उसके बाद चौथे दिन हम मनोमय कोश के ऊपर काम करते हैं, फिर हम विज्ञानमय कोश और फिर आनंदमय कोश के ऊपर काम करते हैं। तो हम भी इसके ऊपर थोड़ा सा काम करने का प्रयास करते हैं वहाँ पर। और अगर किसी को घर बैठे बैठे इसको बहुत आसानी से जानना हो, बहुत अच्छे से जानना हो, तो षट चक्र निरूपम जो है वो एक बुक है जिसको वो पढ़ सकते हैं। और इसकी थोड़ी ईजी आसान शब्दों में षट चक्र निरूपम भी और तंत्र के 12 चक्रों के माध्यम से भी जो व्याख्या है, उसको मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कुछ समय में लोगों के लिए लेकर के आने का। बहुत हम इंतज़ार कर रहे हैं, और अगर आप भी इंतज़ार कर रहे हो तो सर को कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर जल्दी 7 चक्र लिख के कमेंट कर दो, ताकि सर जल्दी से अपनी बुक भी लेकर आएँ और उसको जल्दी से जल्दी और सिंप्लीफाइड तरीके से आपको उसको एक्सप्लेन कर सकें। जो बुक सर ने रिकमेंड की है वो आप ले सकते हैं उसको अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। जो भी प्रैक्टिसेस आज बताई गई हैं उनको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। और जो चाहते हैं कि वो सर के ही पास आकर, उनकी रिट्रीट में आकर करना चाहते हैं इस चीज़ को, जो 6 दिन का प्रोसेस होता है ये उनके साथ रहकर करना चाहते हैं, तो जो उसका लिंक है रिट्रीट में आप कैसे आ सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा आपको। वहाँ पर आप अपनी डिटेल्स देंगे तो आपके पास कॉल आएगी और वो आपको सारा एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या प्रोसेस रहता है, क्या चार्जेस रहेंगे, कब कहाँ पर हो रहा है, क्योंकि कभी लोनावाला होता है, कभी मसूरी होता है, कभी गोवा होता है। तो एक फ़िक्स जगह नहीं होती है, फ़िक्स डेट्स नहीं है अभी। कब की कहाँ डेट पड़ रही है वो आप वहीं से आपको उसकी जानकारी मिल पाएगी। तो आप उस फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और एक सवाल लोगों का, बहुत कईयों का रह रहता है, वैसे मोस्टली लोगों का तो वो सॉल्व हो चुका है काफ़ी समय पहले। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि मैम आपका और सर का रिश्ता क्या है? ये तो मैम बताएंगी बहुत अच्छे से, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा रिश्ता दोस्ती का भी है, हमारा रिश्ता प्यार का भी है, हमारा रिश्ता गहराई का भी है, हमारा रिश्ता एक दूसरे को समझने का भी है। लेकिन इस सामाजिक परिवेश में जो है हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो
तो ये हमारा रिश्ता है, तो इसीलिए हमें मौका भी ज़्यादा मिल जाता है एक दूसरे के साथ पॉडकास्ट करने का, है ना। बिल्कुल, मुझे भी बिल्कुल। मौका मिल जाता है शिखा के चैनल पर आकर बहुत से पॉडकास्ट करने का, तो ये तभी पॉसिबल हो पाता है। हाँ, तो मैं भी यही बताना चाहूँगी कि जो सामने बैठे हैं मेरे, जो अनुराग ऋषि जी हमारे फ़ेवरेट गेस्ट हैं, वो मेरे हस्बैंड होने के साथ-साथ ही मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं, मेरे मेंटर भी हैं, और जो भी मैं आज ये माइक पे बोल पाती हूँ, वो उन्हीं की बदौलत है। ये कॉन्फिडेंस सारा, ये कैसे मैं बोल पाऊँगी, ये सब उन्हीं का दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच पॉडकास्ट पे आने के लिए भी, और मुझे इस लायक बनाने के लिए भी। अरे थैंक यू सो मच, मेरा प्रमोशन करने के लिए भी और इतनी अच्छी बातें बोलने के लिए भी। सो बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि हमने बहुत डिटेल में कई चीज़ों की चर्चा की, व्याख्या की, लेकिन फिर भी अगर लोगों को कुछ, क्योंकि जो लोग जिज्ञासु होते हैं, ये प्रैक्टिसेस करेंगे, अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे इनको, उनके क्योंकि सवाल बहुत होते हैं, तो अगर उनके कुछ सवाल हुए और वो जानना चाहते हुए, तो मैं उनके सवालों के जवाब देने के लिए ज़रूर, क्योंकि मुझे लगता है कि ये विषय इतना व्यापक है, इतना गहरा है, और सुनते-सुनते लोगों के मन में बहुत से सवाल आते हैं कई चीज़ों को लेकर, और अगर उनके आपके कोई भी सवाल हों तो यहाँ कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मैं कोशिश करूँगा कि उनके ऊपर ज़रूर एक हम डिटेल्ड और पॉडकास्ट करें, ताकि आपके मन में चक्रों से संबंधित, इस ध्यान से, इस साधना से संबंधित कोई भी सवाल ना रहे, और इसको आप अपने जीवन में उतारें, और अपने जीवन में अपनी हेल्थ को, अपनी सेहत को, अपने जीवन को, उसके जीवन के हर एस्पेक्ट को सही कर सकें, बैलेंस कर सकें। बिल्कुल, तो हम एक सीरीज़ पे भी काम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपसे बात करी थी। हम बहुत जल्द एक सीरीज़ लेकर आएँगे, तो आपके मन में जो भी टॉपिक्स आते हैं कि इस टॉपिक पर बात होनी चाहिए, कमेंट करके वो ज़रूर शेयर करना। आपने माया के बारे में कहा था, माया पे हमारा जो पॉडकास्ट है वो आ चुका है, लेकिन जिसमें बैक टू बैक 1 मंथ या 2 मंथ मेरे और सर के साथ ही पॉडकास्ट होंगे वो। तो वो सीरीज़ के लिए आप कौन-सा टॉपिक चाहते हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताना। लास्ट पॉडकास्ट में आपने जो बताए थे वो मैं नोट डाउन कर रही हूँ, और जिन पे मैक्सिमम लाइक्स भी आया करेंगे कमेंट्स पे, वो हम नोट करते रहेंगे कि कौन-सा टॉपिक ऐसा है जिस पे ज़्यादा लोग पॉडकास्ट चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच अपने थैंक कीमती यू समय सो देने मच, के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया। थैंक यू। सेम।